चैप्टर 11 रुद्राक्षी की कॉलेज में फाइट। रुद्राक्षी अपनी बात पर चारू को ऐसे उदास होता देखकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर चारू अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ। तभी कुछ लड़की और लड़के कहते हैं, क्या इस न्यू लड़की की आंखें खराब है? क्या इसे ये बम्पकियन सुंदर लग रही है? रुद्राक्षी सभी की बातें सुनकर चारू की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर रुद्राक्षी अपनी टेबल से खड़ी होकर उन सभी पर एक नजरें डालते हुए कहती है, ये लड़की वाकई में बहुत सुंदर है। मुझे लगता है आप लोगों की नजरें खराब है। जिस पर आरुष की नजर चारू पर जाती है और जैसे वह कुछ सोच रहा हो, रुद्राक्षी चारू की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती, क्या तुमने नहीं कहा था ये लंच टाइम है और जबकि सभी क्लास खत्म हो चुकी है, हमें कैंटीन में कुछ खाने के लिए जाना चाहिए। रुद्राक्षी जो कि बहुत कम बोलती थी, उसे पता नहीं क्यों पर चारू से बात करना उसे अच्छा लगा। इस बात से रुद्राक्षी पहले हैरान थी, लेकिन उसने शायद ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि इतने सारे लोगों के बीच आने की वजह से ये सब हुआ है। चारू में स्माइल कर रुद्राक्षी का हाथ किसी बच्चे की तरह थाम लेती है, जिसके ऊपर से जाह्नवी अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या चारू मुझे तुम क्या भूल गई? मैं भी तुम्हारे साथ कैंटीन में चलूंगी। उन तीनों के वहां से जाने के बाद पूरी क्लास में रुद्राक्षी के बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं। आरुष भी उनके जाने के बाद क्लास से निकलकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे आयशा रोक लेती है, जो कि एक ग्रेड सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। रुद्राक्षी से पहले सी मेडिकल कॉलेज में आयशा को ही सबसे सुंदर लड़की होने का टैग मिला था। आयशा के द्वारा रोके जाने पर आरुष रुक जाता है। आरुष की नज़र में आयशा के बेहतरीन पियानो भी बजाती है और एलिगेंट लड़की है। वह हमेशा ही आयशा की सभी धुन को सुनता है, क्योंकि उसे पियानो पर बजी धुन को सुना बहुत पसंद था। इसलिए पूरे कॉलेज में ये रेम्यू फैल गए थे कि आरुष आयशा को पसंद करता है। इसलिए उसने या ग्रेड की क्लास को छोड़कर डी ग्रेड में शिफ्ट हो गया, जिसे वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। हालांकि इन सभी बातों पर आरुष ने कोई मोहर नहीं लगाई। आखिर आरुष के दिल में क्या है, ये किसी को कन्फर्म नहीं था। आयशा शर्माते हुए कहती है, आरुष तुम चाहो तो एक ग्रेड क्लास में वापस आ सकते हो। मुझे लोगों की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस समय आरुष आयशा को बिना किसी इमोशन के देख रहा था, जिसके चेहरे से कुछ भी पता नहीं चल सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। आरुष ने कहा, मैं उस क्लास में इसलिए गया क्योंकि मुझे वह क्लास पसंद है। क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? जिस पर आयशा को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर थोड़े अपनी बहन रुद्राक्षी की फिक्र का दिखावा करते हुए कहती है, आरुष मेरी बहन 18 साल तक एक नगरी में पली बड़ी है। एक बीमारी की वजह से वह पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है और वह रूड है, इसलिए तुम कभी उसकी बात का बुरा मत माना। वह जल्द ही एक एलिगेंट महिला की तरह व्यवहार करेगी। उसके पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है। मैं अपनी सिस के साथ नहीं हूँ, इसलिए आपके डैड और मेरी सिस के जो भी रूमर्स फैले थे उन पर तुम विश्वास नहीं करना। वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आयशा इनडायरेक्टली आरुष को रुद्राक्षी के खिलाफ भड़का रही थी, लेकिन आयशा को ये आरुष के चेहरे को देखकर महसूस नहीं हो रहा था। इन सभी बातों का आरुष पर क्या असर हुआ है? आरुष वहां से जाते हुए कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आरुष को ऐसे जाते देख आयशा के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। वह सोचती है कि फाइनली उसने आरुष को रुद्राक्षी के खिलाफ कर दिया। अब वह उसे इस कॉलेज में रहने नहीं देगा। वही आरुष भागते हुए लाइब्रेरी में आते हुए हाफते हुए कहता है, सनाया दी आपने बताया था वह लड़की उसे भी ज्यादा डोमेट्री है। सनाया अपना सिर उस किताब में से हटाकर कहती है, धीरे बोलो आरू, सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जिस पर आरुष अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखता है तो पाता है सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। ये देखकर वह सभी को सॉरी बोलते हुए कहता है, चलो दी, यहाँ से आप सभी के सामने मुझे ऐसे निकनाम से मत बुलाओ, बहुत अजीब लगता है। जिस पर सनाया कहती है, अरे बाबा, लेकिन तुम तो अब भी मेरे छोटे भाई हो, इसलिए तुम ये बुरा सा मुंह बनाना बंद कर, वरना मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। आरुष अपनी बहन को जैसे इनडायरेक्टली बात मनवाते देखता है तो वह क्यूट सा फेस बनाकर कहता है, ठीक है दीदी, मैं तुम्हारा क्यूट सा बच्चा ही हूँ, आप मुझे आरू बुला सकती है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ मेरी बातें सुनेगी। इतना कह आरुष सनाया को लगभग खींचते हुए लाइब्रेरी से बाहर लेकर आता है। सनाया आरुष को लाइब्रेरी ऑफिस के सामने रोकते हुए कहती है, एक मिनट, मुझे ये बुक वापस तो करने दो।
जिस पर आरुष कहता है, दिदू आप भी न अब कर लो, मैं अब कैंटीन जा रहा हूँ। जिस पर सनाया आरुष का हाथ पकड़ते हुए कहती है, पागल बुक जमा करने में कितना टाइम लगता है, देखो हो गई जमा, खामा नाक पर गुस्सा चढ़ा रहा है। अगर तुम ऐसे ही उस लड़की के बारे में बातें करते रहे तो तुम्हें उसे प्यार हो जाएगा। सनाया अपनी बात को कहकर आरुष के साथ खुद भी हंसने लगती है। आखिर कल की आई लड़की उनकी जिंदगी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हो गई है। वही कैंटीन में जाह्नवी अपना और चारू का इंट्रो देते हुए रुद्राक्षी से कुछ न कुछ बताए जा रही थी। वही रुद्राक्षी जाह्नवी का जवाब हाँ या न में दे रही थी। ऐसे ही बातें करते हुए वह कैंटीन में पहुंच जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। चारू रुद्राक्षी से पूछती है, तुम क्या खाओगी, मैं लेकर आती हूँ। जिस पर रुद्राक्षी कहती है, सैंडविच। जिस पर चारू स्माइल करते हुए कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर जाह्नवी से पूछ कैंटीन काउंटर पर चली जाती है। चारू काउंटर पर बिना देखे कहती है, मुझे एक सैंडविच और 2 आइसक्रीम चाहिए। इस समय चारू का ध्यान अपने फोन पर था। तभी उसे महसूस होता है कि वह गिरने वाली है। रुद्राक्षी जो कि आलसी से अपना सिर टेबल पर रखकर खाना लेकर आने का इंतजार कर रही थी, उसके कानों में चारू की चीख सुनाई देती है। चारू की आवाज सुनकर रुद्राक्षी जाह्नवी उस और एक साथ देखती है तो जहां रुद्राक्षी की आंखें चारू को नीचे गिरा देखकर गुस्से से लाल हो गई, वही जाह्नवी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, फिर से सीनियर आ गए, अब क्या होगा, मैं चारू की हेल्प ही नहीं कर सकती। जाह्नवी की नज़र रुद्राक्षी पर जाती है जो कि चारू के पास जा रही थी। ये देखकर जाह्नवी रुद्राक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, रुद्राक्षी तुम वहां मत जाओ, तुम उन्हें नहीं जानती, वह लड़का सीएम का बेटा है, वह बहुत खतरनाक है। रुद्राक्षी कोल्ड भरी आंखों से जाह्नवी से कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। ये शब्द रुद्राक्षी ने कुछ ऐसे कहे थे कि जाह्नवी ने उसका हाथ छोड़ दिया, या यूं कहे जाह्नवी को रुद्राक्षी की आंखों से डर लग गया। रुद्राक्षी चारू के पास जाकर उसे उठाती है। इस समय सभी चारू के साथ की गई बदतमीजी को देख रहे थे। रूपाली आयशा जो कि अपनी पलतर के साथ कैंटीन में आई थी, वह भी रुद्राक्षी को चारू की मदद करते देख उस पर हंसते हुए कहती है, इसने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार दी, अब देखो रितेश चोपड़ा इसकी क्या हालत करता है। वही रितेश जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में आया था, वह गुस्से से रुद्राक्षी से कहता है, ए लड़की तुम जानती नहीं हो तुम किसके बीच में पड़ रही हो। जिस पर रुद्राक्षी उसे इग्नोर करते हुए चारू को उसका चश्मा पहनाते हुए कहती है, चारू तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए। जिस पर चारू अपना सिर न में हिलाते हुए अपनी सिसकती हुई आवाज में कहती है, दीदी मुझे घर जान है। रुद्राक्षी चारू के मुंह से अपने लिए दीदी सुनकर ऐसा लगता है कि वह सच में उसकी छोटी बहन है। वह चारू के सिर हाथ फेरते हुए कहती है, ओक मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कह रुद्राक्षी अपनी आंखों में कोर्नेश लेकर रितेश की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर अभी मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। ये देख रुद्राक्षी उसकी तरफ एक तीखी स्माइल करती है और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ झड़ देती है। वह थप्पड़ इतना जोर का था कि रितेश के पैर लखा जाते हैं और सनाया आरुष जो अभी आए हुए थे उनके कान भी सुनने पड़ जाते हैं। इस समय किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आज ही आए लड़की ने रितेश चौधरी को थप्पड़ मार दिया। वही आरुष सनाया ये देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें भी अब रुद्राक्षी चारू की फिक्र होने लगती है। चारू सनाया से कहता है, दिदू मैं अभी सर को बुलाकर लाता हूँ। वही रितेश गुस्से से रुद्राक्षी को घूरते हुए कहता है, तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अगर तुम मेरे जूते पर नाक रगड़कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम पर रहम खा लूं, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सभी रितेश की बात सुनकर अपनी आंखें दख लेते हैं, लेकिन उन सब की कल्पना के परे रुद्राक्षी रितेश के पैर पर ऐसी लात मारती है कि वह मुंह के बल नीचे गिर जाता है। ये देख अब रूपाली आयशा कहती है, आज तो इस रुद्राक्षी का मरना तय है और हम फिर से अमरजीत अंकल के सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। रितेश खुद को संभाल कर खड़ा करते हुए अपने उन लोगों से कहता है जो कि बाहर के लोग थे और उसके साथ घूमते थे। वह भी अपने दोस्त की हालत देखकर उसकी मदद के लिए आगे आकर रुद्राक्षी को मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन रुद्राक्षी उन 4 लोगों का 5 मिनट में खेल खत्म कर देती है। सभी लोग रुद्राक्षी की ताकत देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन ये बात रुद्राक्षी ही जानती है कि उसके लिए
इनसे लड़ना आसान था। रुद्राक्षी रितेश को खड़ा करके उसे कहती है, मैंने कहा चारू से माफी मांगो, जिस पर रितेश माफी मांग लेता है। आखिरकार उसे और ज्यादा पिटाई नहीं खानी थी, उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। आरुष राजवीर सर को लेकर आता है तो वहां का नजारा देखकर वह अपनी बहन से कहता है, उनकी मदद किसने की? जिस पर सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, वह सिंघम लेडी है और वह बहुत स्ट्रोंग है। जिस पर आरुष कहता है, वो। जिस पर सनाया कहती है, या बच्चा ऐसा ही है। राजवीर सर रितेश को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं। क्यों को जो करना था वह सब तो रुद्राक्षी ने पहले ही कर चुका है। राजवीर सर रुद्राक्षी चारू को केबिन में बुलाते हैं। वही जाह्नवी वहीं पर अपना सिर झुकाए खड़ी रहती है। वह चारू का हाथ पकड़ते हुए कहती है, सॉरी चारू, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। जिस पर चारू कहती है, मैं भी होती तो उस वक्त मैं भी ऐसा ही करती, लेकिन इस समय रुद्राक्षी जाह्नवी को घूरने के अलावा कुछ नहीं कह रही थी। आखिर इन लोगों की तरह सोचे तो ये सच ही था कि वह स्ट्रोंग है, लेकिन इन लोगों ने तो अपनी जिंदगी बाकी लड़कियों की तरह जी है, लेकिन उसका तो रेबर्थ हुआ है। आखिर क्यों बुलाया है? राजवीर सर ने रुद्राक्षी चारू को अपने केबिन में और आरुष सनाया क्यों कर रहे हैं? रुद्राक्षी की मदद। 12C मेडिकल कॉलेज कैंपस में हैंडसम डॉक्टर शौर्य रुद्राक्ष वंसल। राजवीर सर के केबिन में रुद्राक्षी चारू खड़ी हुई थी। वही राजवीर सर के केबिन के बाहर सनाया आरुष जाह्नवी अंदर क्या हो रहा है जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें अंदर की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक गेट खुलता है, जिसे गेट से शत कर खड़े सनाया आरुष जाह्नवी अंदर की तरफ गिर जाते हैं, जिसे चारू और रुद्राक्षी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वही जाह्नवी बिना ऊपर देखे कहती है, अरे चारू रुद्राक्षी यार, तुम लोगों को गेट बताकर तो खोलना चाहिए था। जिस पर सनाया आरुष, जो पहले ही ऊपर उस इंसान को देख चुके थे जिसने गेट खोला था, वह जाह्नवी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, यार कुछ भी मत बोल, बिना देखे बैंड बजवा आओगी क्या? जिस पर जाह्नवी उन दोनों का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहती है, अरे यार अब तुम लोग क्यों गांधी बन रहे हो? जिस पर सनाया और आरुष जाह्नवी का चेहरा राजवीर सर के केबिन की ओर कर देते हैं। जो सामने खड़े इंसान को देखकर जाह्नवी की बोलती बंद हो जाती है। हकलाते हुए कहती है, सॉरी सर। वही राजवीर सर अपने चेहरे पर कोई इमोशन न लाते हुए कहते हैं, बिहेव यू सेल्फ, अभी तुम सभी लोग जाकर मैदान ग्राउंड के 5 चक्र लगाओगे। गॉट इट, थम्स अप का चिन्ह। जिस पर सनाया आरुष जाह्नवी आंखें फाड़े हुए राजवीर सर को ताड़ते हुए कहते हैं, पर सर हम क्यों? जिस पर राजवीर सर कहते हैं, 10 चक्र। जिसे सुनकर अब उन तीनों की हालत देखने लायक थी। अब उन्हें पता चला, अगर उन्होंने आगे कुछ आर्ग्यूमेंट किया तो आगे चलकर उन्हें अपने पैरों को और भी कष्ट देना पड़ेगा। वही चारू बीच में बोलती है हिचकिचाते हुए, वो सर कॉलेज टाइम खत्म हो गया है और इस समय लेट भी हो गया है। जिस पर राजवीर सर कहते हैं, ठीक है तुम लोग मत लगाओ मैदान ग्राउंड के चक्र। जिसे सुनकर जाह्नवी आरुष सनाया चारू रुद्राक्षी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक्स यू सर, आप कितने अच्छे हो। जिस पर राजवीर सर उनकी ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये पनिशमेंट तुम तीनों को परसों कॉलेज आकर करनी है। जिस पर उन सभी की मुस्कान जाम जाती है। वही रुद्राक्षी के चेहरे पर उन तीनों की देखकर स्माइल आ जाती है। आखिर कितने अच्छे तरह से राजवीर सर ने उन्हें खुशी और दुख दोनों एक साथ दे दिया। वही राजवीर सर फिर दोबारा से कहते हैं, अगर अब तुम तीनों का जाने का कोई प्लान नहीं है तो तुम लोग आज ही ये खत्म कर सकते हो। जिस पर आरुष जाह्नवी कहती है, अरे हमें तो बहुत लेट हो गया है, हम तो जा ही रहे थे, आपने अपनी बातों में लगा लिया। वही सनाया राजवीर सर की और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, हम साथ में पढ़े हैं, तुम ऐसा कैसे करने को मुझे कह सकते हो? सभी स्टूडेंट क्या बोलेंगे? डॉक्टर बने के बाद भी ये सब कर रही हो। जिस पर राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो तुम्हें अपने से छोटे स्टूडेंट के साथ मिलकर ऐसे हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी तुम सबका तो यही रोकने का ख्याल है, लेकिन मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ मेरी फ्रेंड जी। राजवीर सर के जाते ही सनाया का ध्यान रुद्राक्षी पर जाता है। उसे अपनी पहली मुलाकात याद आते ही बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। सनाया मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी के सामने अपना हाथ बढ़ाकर कहती है,
सॉरी रुद्राक्षी, मुझे उस समय तुम्हारे साथ वह सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम उन सब को भूल कर मुझे माफ कर सकती हो? जिस पर रुद्राक्षी सनाया के हाथ से हाथ मिलाती है और अपना धीमी आवाज में कहती है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम एक अच्छी इंसान है। रुद्राक्षी जैसे ही बोलती है सभी उसकी आवाज में खो जाते हैं। रुद्राक्षी की आवाज रुई की जैसी हल्की थी लेकिन बहुत मीठी थी, जो सभी के कानों में घुल गई थी। वही सनाया तो किसी और ही ख्यालों में थी। वह रुद्राक्षी के हाथ को बार बार घूर रही थी और फिर वह अचानक बोलती है, तुम दिखने में उतनी सुंदर हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी त्वचा कोमल है। क्या है? नेचुरल है या फिर कोई चमत्कार है? रुद्राक्षी सनाया की बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, तुमने सही कहा, ये प्राकृतिक है। जिसे सुनकर अब सनाया शोकड हो जाती है। आखिर ये किसी बच्चे की स्किन के जैसी थी। ऊपर से रुद्राक्षी की बाहें इतनी पतली थी। फिर उसने कैंटीन में उन सभी लोगों को कैसे पिटा? वही आरुष जब अपनी बहन को ऐसे रुद्राक्षी को घूरते हुए देखता है तो वह रुद्राक्षी से बात करते हुए कहता है, मेरा नाम आरुष रॉय है, मैं भी आपका फ्रेंड बन सकता हूँ। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे आरुष खुश हो जाता है। जाह्नवी का जब से ध्यान राजवीर सर की परछाई के पीछे था, वह जैसे ही गायब होते हैं उसे अंदर हो रहे सीन पर ध्यान जाता है। वह बीच में टपकते हुए कहती है, अब ये क्या फ्रेंड फ्रेंड लगा रखा है, हम सभी अभी फ्रेंड ही है, तभी तो साथ में है। अब हमें डॉक्टर के कैंप जाना चाहिए। चारू के हाथ में चोट लगी है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। जाह्नवी की बात सुनकर सभी का ध्यान चारू की तरफ जाता है, जिसके चेहरे पर हल्का सा दर्द दिख रहा था, जिसे देख सभी लोग अपने चेहरे पर गलती वाले एक ऑपरेशन लाते हैं और चारू को पकड़कर कहते हैं, चल चारू, तुम्हें अभी डॉक्टर की जरूरत है। वही सनाया के फोन पर फोन आता है, जिस पर बात कर वह सभी से कहती है, गाइस, हॉस्पिटल में अर्जेंट केस आया है, मुझे जाना पड़ेगा और राजवीर को बता देना, वह उनकी पनिशमेंट पूरी नहीं कर सकती। उसके बाद शेड्यूल थोड़ा थकावट वाला है, मैं कुछ दिनों बाद कॉलेज आऊंगी। बाय, टेक केयर एवरीवन, ऑल ऑफ यू। सनाया की आगे हेल्प करने के लिए आरुष आगे आते हुए कहता है, सनाया दीदी, मैं आपको कार से छोड़ दूं। जिस पर सनाया मुस्कुराते हुए मना करते हुए कहती है, रहने दो आरू, अभी ये सभी नए आए हैं, इनके साथ रहो और चारू को ठीक से डॉक्टर कैंप में दिखाओ, मैं अपनी कार से चली जाऊंगी। जिस पर आरुष कहता है, ठीक है सनाया दीदी, अपना ख्याल रखना। आरुष, जाह्नवी, चारू रुद्राक्षी को डॉक्टर कैंप की ओर ले जाने लगता है। चारू रुद्राक्षी से कहती है, रुद्राक्षी, क्या मैं आपको रुद्राक्षी दीदी बुला सकती हूँ? आपको देखकर मुझे अपनी बड़ी बहन की फीलिंग आती है। रुद्राक्षी चारू की बात सुनकर उसके सिर पर बड़ी बहन की तरह हाथ फेर देती है, जिससे चारू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही वह रुद्राक्षी को हॉस्टल में रहने के लिए ऑफर करते हैं, जिस पर रुद्राक्षी कुछ सोच कर अपना सिर हाँ में हिला देती है। जैसे ही वह कॉलेज में उपस्थित क्लिनिक कैंप में आ जाते हैं, आरुष दरवाजे पर लॉक करता है, जो कि कांच का था, जिसमें अंदर बैठा इंसान बाहर के लोगों को देख सकता था। तभी एक हैंडसम इंसान उस डोर का दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर जाह्नवी, जिसे काम ही था हैंडसम लोगों से फलत करने का, लेकिन प्यार वह राजवीर सर से ही कहती है। वही डॉक्टर और कोई नहीं, शौर्य कुलकर्णी था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आप सभी स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहे हो? बोलते हुए शौर्य की नज़र रुद्राक्षी पर रुक जाती है। उसके मुंह से अचानक ही निकलता है, हु इज ब्यूटी? जिस पर आरुष कहता है, सर आपने कुछ कहा? जिस पर शौर्य रुद्राक्षी से नजरें हटाते हुए कहता है, कुछ नहीं। आप लोगों को इस समय क्या चाहिए? कॉलेज तो बंद हो चुका है, तुम अभी क्या कर रहे हैं? जिस पर आरुष चारू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरी फ्रेंड को चोट लगी है, उसे पट्टी की जरूरत है। जिस पर शौर्य उन सबको अंदर बुलाता है और फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर चारू की चोट को साफ करने लगता है। वही रुद्राक्षी पूरी क्लिनिक की और आंखें घुमाकर देखती है तो उसे एक तरफ आंखें रुक जाती है। वही जाह्नवी शौर्य से आगे बातें करते हुए कहती है, क्या आप नए आए हैं? हम पिछली बार आए थे जब आप यहाँ पर नहीं थे और कोई डॉक्टर था। जिस पर शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे आपने सही कहा, हम नए हैं। वैसे आप किस सेमेस्टर की स्टूडेंट है? जिस पर जाह्नवी शर्माते हुए कहती है, फर्स्ट सेमेस्टर की। जिस पर शौर्य कहता है,
आप सभी बहुत ब्यूटीफुल हो, खासकर आपकी वह दोस्त। जिस पर आरुष मुस्कुराते हुए कहता है, वो न्यू है इस यूनिवर्सिटी में। जिसे सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, ओह अच्छा। और वह फिर से जाह्नवी के अटपटे सवालों का जवाब देने लग जाता, जैसे नाम वगैरह सी। वही रुद्राक्षी एक डिब्बे के पास जाकर रुक जाती है। रुद्राक्षी जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके हाथ बीच में ही रुक जाते हैं। वह उस इंसान को नजर उठाकर देखती है, जिसकी आंखें काली गहरी में कहीं खो जाती है। वही वह इंसान जिसका नाम रुद्राक्ष वंसल था। वह उस डिब्बे से नींद की गोली निकालकर रुद्राक्षी को घाते हुए कहता है, तुम्हें रोज एक लेना चाहिए, तुम्हारे लिए ये लेना थोड़ा डेंजरस है। जिस पर रुद्राक्षी हम कहकर उन्हें अपनी पॉकेट में रख लेती है। तभी जाह्नवी आरुष चारू कहते हैं, चले। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिला देती है। उनके जाते ही शौर्य रुद्राक्ष के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या इस पत्थर को भी लड़की देखने में इंटरेस्ट है? मुझे भी ये लड़की सही लगी, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हारे लिए मैं छोड़ सकता हूँ। रुद्राक्षी नाम है, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। तुम कहो तो और कुछ पता करो, आखिर हम इतने हैंडसम हैं। सभी लड़कियां ज्यादातर हमें देखने के लिए आ रही है। देखो कल से यहाँ पर लाइनें लगी हुई है सुंदरियों की। जिस पर रुद्राक्ष शौर्य को घूरते हुए अपनी डेस्क पर बैठकर फाइल पढ़ने लगता है। वही शौर्य अपना सिर न में हिलाकर कहता है, भगवान मेरे इस जिगरी दोस्त को कोई बंदी मिल जाए और इसकी जिंदगी में भी इसके पेशेंट के साथ और कोई भी इम्पोर्टेंट हो। वही रुद्राक्षी चारू जाह्नवी को हॉस्टल गेट के सामने छोड़कर टैक्सी बुलाती है, जिसे देखकर आरुष कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी डैड को देखकर लगता है वह आपकी बहुत केयर करते हैं। जिस पर रुद्राक्षी भी हाँ कर देती है और आरुष 15 मिनट में गाड़ी ड्राइव करके एक अपार्टमेंट के सामने आकर रोक देता है और उस बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ रहती हो? जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिला देता है। अमरजीत, जो कि रुद्राक्षी के न आने पर उसे लेने आ रहे थे, वह रुद्राक्षी को किसी लड़के के साथ देखकर खुश होते हुए कहते हैं, रुद्राक्षी बेटा आप आ गई, हमें बहुत फिक्र हो रही थी और अपने दोस्त को अंदर लेकर आओ, चाय पानी पिलाओ। जिस पर रुद्राक्षी कहती है, जी पापा। वही आरुष रुद्राक्षी के पापा को देखकर नमस्ते करते हुए कहता, अंकल मैं रुद्राक्षी का कॉलेज फ्रेंड हूँ और मैं रुद्राक्षी को यहाँ ड्रॉप करने आया था, लेकिन मैं अगली बार आऊँगा जब जरूर चाय पी कर जाऊँगा। जिस पर अमरजीत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आरुष बेटा अपनी फ्रेंड से मिलने आप कभी भी आ सकते हैं। जिसके बाद आरुष हंसते हुए कहता है, अंकल आप बहुत स्वीट है, हम जरूर अगली बार मिलने आएंगे। आखिर अमरजीत के दिमाग में आरुष रुद्राक्षी को देखकर क्या चल रहा है जान पाएगा। आरुष 13 रूल्स ऑफ मैरिज। अगली सुबह 8 बजे रुद्राक्षी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। वही रामू काका और अमरजीत रुद्राक्षी को ही घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उन पर चुप नहीं रहा जाता है तो वह अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहते हैं, रुद्री बेटा अगर तुम मिस्टर वंसल से नहीं मिलना चाहती है तो हमको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तुमको फिर से कहता हूँ, कल वो जो लड़का तुम्हें छोड़ने आया था वह मुझे पसंद आया था। उसकी जोड़ी और तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। अगर तुम्हें भी वह लड़का पसंद है तो मैं उसके घर पर जाकर रिश्ते की बात कर सकता हूँ। रुद्राक्षी का ध्यान जो कि सारा खाने पर था, वह अपने पापा की बात सुनकर उनकी ओर जाता है और इस बार वह किसी बिना इमोशन लाए चेहरे पर कहती है, पापा वो आरुष रॉय है और वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मुझे उसे कोई प्यार नहीं है और शादी तो कभी न कभी किसी से करनी ही है। इसलिए मिस्टर वंसल क्यों नहीं, इस बारे में हमारी बातें कल हो चुकी है, इसलिए अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। अमरजीत अपनी बेटी की बात सुनकर आह भरते हैं, लेकिन अपनी बेटी की आगे की बात सुनकर वह थोड़े खुश हो जाते हैं। रुद्राक्षी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, पापा मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ, जिससे मेरा छुटा हुआ एक्स्ट्रा क्लास के नोट्स और पढ़ाई को मैं कवर कर सकूं। जिसके लिए अमरजीत हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उनके हाँ बोलने का कारण वही था कि रुद्राक्षी को कोई और पसंद आ जाए जिसे वह मिस्टर वंसल से शादी न करे। रुद्राक्षी ऐसे अपने पापा को इतनी जल्दी खुद से दूर होने के लिए हाँ करते देख उसे थोड़ा दुख होता है, जिसे समझने में अमरजीत को देर नहीं लगती है। वह अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए रुद्राक्षी से कहते हैं, वैसे रुद्री तुमसे मना करता रहने के लिए हॉस्टल में तो तुम फिर भी कैसे भी करके मना ही लेती,
और मुझे खुशी है कि तुम अपनी पढ़ाई के लिए इतनी पजेसिव हो, इसलिए मैं तुम्हारे करियर के बीच की रौनक नहीं बना चाहता। अपने पापा की बात सुनकर रुद्राक्षी अमरजीत को गले लगा लेती है और अपनी प्यारी और मीठी आवाज में कहती है, पापा मैं आपसे मिलने हर संडे को आ करूंगी और आपके साथ डिनर किया करूंगी और हम खूब मस्ती करेंगे। जिस पर अमरजीत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही रामू काका कहते हैं, रुद्री बिटिया क्या आप हमारे साथ खेलने नहीं जाया करेगी? जिस पर रुद्री रामू काका को साइड हक करते हुए कहती है, ऐसा कभी हो सकता है काका कि हमारी खुशी आपके बिना पूरी हो जाए। इन सभी बातों में 9 बज जाते हैं। ये देख कर रुद्राक्षी के चेहरे पर कोलनेश आ जाती है। वह अमरजीत और रामू काका से बाय कहकर अपना सारा सामान साथ में ले जाती है, जिसे वह सीधे वहां से हॉस्टल में शिफ्ट हो सके, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था मिस्टर वंसल और उनके बीच क्या बातें होने वाली है। आज पहली बार रुद्राक्षी को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, वरना वह इतनी डार्क थी कि वह किसी पर रहम भी नहीं करती थी। वही अमरजीत रामू काका को ये सोचकर थोड़े उदास हो जाते हैं कि अब उनके साथ मस्ती करने और खेलने के लिए कोई नहीं होगा। वही बाप की चिंताएं तो अलग ही होती है, क्योंकि उसकी बेटी एक नगरी में पली बड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी फिक्र थी कि क्या उनकी बेटी सभी के साथ घुल मिल पाएगी और क्या आयशा रूपाली उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। इसलिए अमरजीत की चिंता थोड़ी बढ़ जाती है और वह अपनी बेटी के रास्ते सरल करने के बारे में सोचने लगते हैं। वही रुद्राक्षी होटल हयात के एक प्राइवेट रूम में बैठकर मिस्टर वंसल का इंतजार कर रही थी। मिस्टर वंसल उसे 10 बजे मिलने आने वाला था, ऊपर से वह यहाँ इस रूम में अकेली थी। ये बहुत अजीब लगता है। रुद्राक्षी समय देखती है तो अभी 9:56 हो रहे हैं। ये देख कर वह थोड़ी रिलैक्स होती है कि वह सही समय पर पहुंच गई। रुद्राक्षी देखती कि 9:59 बजे। रुद्राक्षी ने दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। डॉट पर 10 बजे दरवाजा खुला और रुद्राक्ष अंदर कमरे में आया। उसने एक डे पर कस्टम मेड सफेद सूट पहना था और उसके बालों को अच्छी तरह से सेट किया गया था। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था जो कि पूरे चेहरे को कवर किए हुए था और हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। ये देखकर रुद्राक्षी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, लेकिन उसने इस आदमी के सामने खुद को कंट्रोल किए हुए था। आखिर वह इस इंसान को अच्छे से पहचान सकती थी। ये वही था जिसने उसकी लिफ्ट में पिछले जन्म में जान बचाई। वही मास्क, वही पहनाव, लेकिन अफसोस वह पहले भी ये चेहरा नहीं देख सकी और अब भी वह उसके सामने ऐसे आया है। वह पिछले जन्म में दोबारा मिलते तो वह जरूर मिस्टर वंसल का शुक्रिया करती, लेकिन इस बार उसके विचार बदल गए। जब उसने अपनी मौत के बारे में सोचा तो उसका चेहरा कलनेश से भर गया। उसे यकीन था कि उसका कातिल जरूर मिस्टर वंसल के परिवार से जरूर होगा, या फिर शायद मिस्टर वंसल ही हो सकते हैं। रुद्राक्षी पहली मुलाकात में रुद्राक्ष से मिलकर ये अच्छे से जान गई थी कि वह अपने टाइम का पाबंद है। ऐसे लोग अपने किए वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के सामने की कुर्सी खींच ली और उस पर से नजरें हटाए बिना बैठ गया। वे आमने सामने बैठे एक दूसरे का जायजा ले रहे थे। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को एक नज़र में पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो कि कैंपस में आई थी। रुद्राक्ष जानता था कि रुद्राक्षी अभी सिर्फ 18 साल की है और मिस्टर शर्मा की सबसे बड़ी बेटी है, और वह ये बात भी जानता था कि वो नैनीताल जैसी नगरी में पली बड़ी है। उसने पाया कि रुद्राक्षी अफवाहों की जैसी नहीं लग रही है, बल्कि वह तो एक सुंदर एलिगेंट लड़की लग रही है। उसने एक स्नो वाइट स्टेपलेस ड्रेस पहनी थी जिसे उसकी नाजुक कॉलरबोन और लंबी गर्दन दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल सुंदर और चिकने थे, सहजता से उसकी पीठ पर टिके हुए थे। सीधे शब्दों में कहे तो वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और रुद्राक्ष ट्रांसफिक्स्ड था। रुद्राक्ष पर रुद्राक्षी का पहला इंप्रेशन ये पड़ा कि वो एक जेंटल, डिग्निफाई और एलिगेंट लेडी है और थोड़ी मिस्टीरियस भी है, और इस हिसाब से वो वंसल ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ बनने के लायक है। हमारी सगाई हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। वो एक बिजनेसमैन था, तो उसने बात भी उसी लहजे में शुरू की, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत भारी और कोल्ड थी, जिसे सुनकर रुद्राक्षी की बाहें आपस में जुड़ गई। उसने लगा कि सामने बैठा इंसान अपनी आवाज़ को भी एक वॉइस ट्रांसलेट दोबारा चेंज कर रहा है। सामने बैठा इंसान खुद को उन अफवाह जैसा साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत पजेसिव सतर्क है।
ये सोचकर उसे हंसी और गुस्सा आया कि सामने वाला इंसान अपनी पहचान उसे कब तक छुपा सकता है, इसलिए उसने बदले में अपना हल्का सिर हिला दिया। रुद्राक्ष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शर्मा कॉर्पोरेशन कैपिटल शॉर्टेज की कमी से जूझ रहा है। मुझे उनकी मदद करने का काम सौंपा गया है, जिसका मतलब है कि मैं शर्मा का 20% शेयर होल्डर बन जाऊंगा। तुम्हारे लिए, तुम मुझसे शादी करोगी और एक वेल्थी बिजनेसमैन से शादी का सुख भोगोगी। रुद्राक्षी ने अपने होठों को मुस्कान में बदला, ठीक है। लेकिन रुद्राक्षी को मिस्टर वंसल की बात सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। आखिर उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत रुपए कमाए हैं, जिसे वह अपने डैड के बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकती है। लेकिन कुछ चीजें जरूरी है, जैसे मिस्टर वंसल से शादी, जिसका कारण से रिबेट हुआ है, वह मकसद पूरा कर सके। उसे रुद्राक्ष की जरूरत थी। उसे शादी करने में कोई बुराई नहीं है। उसकी पत्नी बने से ही चीजें बेहतर होंगी। ये देखते हुए कि रुद्राक्षी ने आपत्ति नहीं जताई, रुद्राक्ष ने आगे कहा, हमारी शादी बिल्कुल सिंपल होगी और तुम्हें मुझसे मेरी दूरी बनाए रखनी होगी, सिवाय इसके कि हम अपने दादाजी और फैमिली के साथ हो। हम एक ही बिस्तर या एक ही कमरे में नहीं सोएंगे और तुम्हें मुझे किसी भी सामान और मेरे बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक? रुद्राक्षी ने फिर अपना सिर हिलाया। उसकी हल्की मुस्कान कोमल वसंत की हवा की तरह कोमल थी। रुद्राक्षी ने मन में सोचा कि ये सब सही है। वो खुद रुद्राक्ष के करीब नहीं जाना चाहती थी। वो महसूस कर सकती थी, सामने बैठा इंसान इतना शांत है, उतना ही खतरनाक भी है। रुद्राक्षी का लगातार हामी भरना रुद्राक्ष को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि ज्यादातर लड़कियां ऐसी शर्तें आसानी से नहीं मानती। चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं लगती है, तो कल अपना पासपोर्ट साथ लेकर आए। हम अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो कल अपने डॉक्यूमेंट लेकर आना। हम कल अपनी शादी रजिस्टर करेंगे। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। रुद्राक्षी ने बस इतना ही कहा। उसने उससे मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई डिटेल्स नहीं मांगी। रुद्राक्षी अभी 18 साल की हुई है, लेकिन सामने वाला बैठा इंसान के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। अचानक रुद्राक्ष के सेल फोन की बीप हुई। बीप सुनकर रुद्राक्ष की आंख सिकोड़ी। पहले तो उसने चेक करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसकी बीप बंद नहीं हुई। उसके फोन पर नोटिफिकेशन की बौछार हो रही है। जैसे ही रुद्राक्ष का फोन बिना रुके बजा, रुद्राक्षी का भी फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। आवाज को कम पर सेट किया गया था और केवल रुद्राक्षी ही इसे सुन सकती थी। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर अपने मोबाइल को देखा। रुद्राक्ष ने मोबाइल पर शौर्य का मैसेज आया था। रुद्राक्ष, मेरी बात सुनो, एक हयात के अंदर है। मैं उसकी या उसका लोकेशन सेंड करता हूँ, उसे अभी पकड़ो। उद्धरण चिन्ह, रुद्राक्षी के मोबाइल में, वहां से बाहर निकलो, तुम्हारी लोकेशन पता चल गई है, तुम सेफ नहीं हो। उद्धरण चिन्ह, मैसेज देख कर रुद्राक्ष और रुद्राक्षी दोनों खड़े हो गए। रुद्राक्ष पहले बोला, काम पर एक जरूरी मामला है, इसलिए मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह, रुद्राक्ष रुद्राक्षी के रिएक्शन का इंतजार किए बिना रुद्राक्ष दरवाजे की ओर बढ़ा और तेज गति से बाहर चला गया। रुद्राक्षी ने झट से अपना सिम कार्ड निकाला और फोन की स्क्रीन को कई बार टैप किया। एक पल के बाद स्क्रीन काली ही गई। बाहर निकलते समय उसने अपना फोन बगल के कमरे के खुले दरवाजे से फेंक दिया। उसकी लोकेशन का खुलासा हो गया था और यह केवल उसके फोन को ट्रैक करने से ही हो सकता था। शहर लौटने के बाद से ये पहली बार था जब उसके ठिकाने का खुलासा हुआ, और यह ठीक उसी समय हुआ जब उसने फोरम में लॉग इन करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया। फोन के निपटान के तुरंत बाद रुद्राक्षी हयात होटल और सड़कों से बाहर आ चुकी थी। क्या रुद्राक्ष पहुंच पाएगा ए तक, और क्या रुद्राक्षी की सच्चाई आएगी रुद्राक्ष के सामने? जब 14 वर्ल्ड लेवल हैकर रुद्राक्षी हयात होटल से सुरक्षित महसूस करने के लिए काफी दूर चली, फिर एक इंटरनेट कैफे में चली गई। कंप्यूटर के सामने बैठी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर पागलपन से नाचने लगी। अचानक कुछ कोड सिंबल दिखने लगे। इसके तुरंत बाद एक ब्लैक चैट बॉक्स पॉपअप आया। रुद्राक्षी ने टाइप किया, मुझे कॉल मत करना, मैं खुद तुमसे कांटेक्ट कर लूंगी। दूसरी तरफ से जवाब आया, ओके, आपने मिशन आरआर क्यों नहीं किया? जिस पर रुद्राक्षी ने कहा, मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं ऐसे मिशन नहीं लेना चाहती हूँ, और ये मिशन और कोई भी कर सकता है। आखिर काफी काबिल लोग हैं,
इस इंडस्ट्री में रुद्राक्षी ने सामने वाले इंसान के कोई भी सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उसने एक मैसेज टाइप किया, याद रखना, मुझे फोन मत करना, मैं चीजों का ध्यान रखूंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे इंतजार करना है। रुद्राक्षी ने ये मैसेज टाइप किया, फिर तुरंत चैट बॉक्स से बाहर निकल गई। उसने कंप्यूटर बंद किया और इंटरनेट कैफे से बाहर चली गई तो उसे अपनी कार का ध्यान आया जिसे वह रुद्राक्ष से मिलने हयात होटल में आई थी। रुद्राक्षी ने किसी का फोन लिया और राज को कॉल किया, जो कि अमरजीत का पर्सनल भरोसेमंद इंसान था। उसे इंटरनेट कैफे के बाहर बुला लिया। वही रुद्राक्ष के निजी कमरे से बाहर निकलने के बाद रुद्राक्ष ने होटल के हर नुक्कड़ पर छानबीन की, लेकिन उसने किसी को भी संदिग्ध नहीं देखा। अंत में उसे एक कमरे के फर्श पर एक फेंका हुआ फोन मिला। उसने ये भी देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई है। उसने अपने दस्ताने वाले हाथों को नीचे किया और फोन को बारीकी से जांच करते हुए उठाया। उसी सेमी समय उसके पास शौर्य का कॉल आया, रुद्राक्ष, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? भाग निकली! उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने दूसरे छोर पर एक हताशा भरी, फिर भी वह हमसे एक कदम आगे थी या था। शौर्य ने जिस एक्सपर्ट हैकर को काम पर रखा था, उसने एक की इंटरनेट गतिविधि की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद आखिरकार एक का पता ढूंढ लिया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक पहले से ही उन पर हावी हो जाएगा। रुद्राक्ष ने कोल्ड आवाज में कहा, होटल की कैमरा चेक करो, शायद वहां कुछ मिल जाए। होटल हयात कस्टमर की प्राइवेसी को प्रायोरिटी देता है, उनके पास निगरानी कैमरे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्या आसपास की सड़कों पर कोई सुरक्षा कैमरे हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वहाँ है, शौर्य ने सोचते हुए बोला। बहुत बढ़िया, चलिए उनके फुटेज पर एक नजर डालते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी की कार सी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के सामने आकर रुकती है, जो कि उसे थोड़ी ही दूर थी। तभी राज का फोन रिंग होता है। वह अपने फोन पर फ्लेश हो रहे नाम बॉस को देखकर उठाते हुए उन्हें ग्रिट करता है। वही अमरजीत राज से कुछ पूछते हैं, जिसके बाद वह हाँ में जवाब देकर जाती हुई रुद्राक्षी को रोकते हुए कहते हैं, मिस रुद्राक्षी, मिस्टर अमरजीत का कॉल आया है, क्या आप बता सकती है कि आपका फोन कहाँ है? मिस्टर अमरजीत आपसे बात करना चाहते हैं। रुद्राक्षी राज की बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, वो मेरा फोन खराब हो गया है, क्या आप अपने फोन से पापा से बात करा सकते हैं? जिस पर राज मुस्कुराते हुए कहता है, सियोर मिसेस शर्मा, आप इस फोन को अपने पास रख सकती है, मैं दूसरा फोन ले लूंगा। जिस पर रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, ये आपका फोन है, मैं आपके फोन को कैसे ले सकती हूँ? मैं दूसरा खरीद लूंगी, डैड ने बहुत कार्ड दिए हैं, मैं उन्हें इस्तेमाल कब करूंगी? जिस पर राज, जैसी आपकी मर्जी ही कह सकता है। रुद्राक्षी फोन पर अमरजीत को पुकारती है, पापा, क्या आपने इतनी जल्दी मुझे मिस किया? जिस पर दूसरी ओर से, जो कि अमरजीत अपनी बेटी का फोन न लगने पर बहुत चिंतित थे, वह अपनी बेटी को आवाज सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपके पापा ने अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। बेटा, तुम ये बताओ, मिस्टर वंसल आपके साथ रूड तो नहीं थे न? जिस पर रुद्राक्षी अपने पापा से मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वह बहुत अच्छे इंसान है। रुद्राक्षी की बात सुनकर अमरजीत तो थोड़ी राहत महसूस हुई। सोचा कि अच्छा है, अगर मिस्टर वंसल अफवाहों से अलग इंसान हो तो। वैसे भी वह अफवाहों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक बेटी का बाप बना इतना आसान नहीं था। अपनी बेटी के लिए सतर्क रहना जरूरी होता है। अमरजीत ने मिस्टर वंसल के बारे में न पूछकर और रुद्राक्षी से उसके फोन के बारे में पूछा, जिस पर रुद्राक्षी ने उनसे बोल दिया कि फोन खराब हो गया है, वह मार्केट से ले आएगी दूसरा फोन। जिस पर अमरजीत ने ठीक कहकर और रुद्राक्षी को अपना ख्याल रखने की कहकर फोन कट कर दिया। रुद्राक्षी एक प्यारी मुस्कान के साथ राज को थैंक्स बोलकर उन्हें उनका फोन वापस कर देती है। कुछ पता चला? रुद्राक्ष ने कंप्यूटर पर बैठे दुबले पतले लड़के को एक ठंडी निगाह से देखा। लड़के की उंगलियां कीबोर्ड पर घूम रही थी, साथ ही साथ टाइप कर रही थी। उसके बगल में काली स्क्रीन वाला एक सेल फोन था, जो कंप्यूटर से प्राइवेट लाइन से जुड़ा हुआ था। लड़का गुस्से में टाइप करता रहा, लेकिन फोन की स्क्रीन काली ही रही। लड़के, जिसका नाम राघव था, ने अपने माथे से गैर मौजूद पसीने को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर उसकी आंख के कोने से उसने फोन की स्क्रीन को तेज चमक में चमकते हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठी
वी आर इन। शौर्य और रुद्राक्ष जल्दी से कंप्यूटर के चारों ओर जमा हो गए। लेकिन राघव ने मुश्किल से बोलना खत्म किया। ही था जो फोन जो अभी अभी रोशन हुआ था अचानक टिमटिमाया और फिर से काला हो गया। फिर कंप्यूटर पर अजीबोगरीब वायरस का फ्लो शुरू हो गया। डैम इट, राघव ने अपने दांतों को भींच लिए, जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने फिर से कुछ टाइप किया, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगले पल उसकी कंप्यूटर की स्किन भी ब्लैक हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि राघव ने कितनी कोशिश की, वह कंप्यूटर को वापस चालू नहीं कर पाया। जब शौर्य ने ये देखा तो उसने राघव से पूछा क्या हुआ। राघव एक वर्ल्ड लेवल हैकर था। किसने सोचा होगा उसके कंप्यूटर में भी ऐसी वायरस एंटर करके तबाही मचा देगा। राघव अपने कंप्यूटर की स्किन को घूर रहा था, जैसे कि उसे भरोसा ही नहीं हुआ। वायरस ने सारी फाइल को डिलीट कर दिया। उसने निराशा में जवाब दिया। दूसरे शब्दों में वह फेल हो गया था। रुद्राक्ष और शौर्य के लिए यह ऐसा था जैसे कि वे सोने का के बर्तन उनके हाथों से चुरा लिया हो। राघव को अब कुछ भी नहीं कहना पड़ा। रुद्राक्ष और शौर्य अब पूरी तरह से समझ गए थे कि अभी क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि एक को मदद की कमी नहीं है, शौर्य ने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा। उसने एक वर्ल्ड टॉप क्लास हैकर को काम सौंपा था, पर ऐसा लग रहा था कि एक को उससे भी बेस्ट मिला है। रुद्राक्ष के फेस के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल न के बराबर थे, जैसे कि एक को पकड़ने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह उसके सामने अपनी सच्चाई उजागर करने के लिए भी तैयार हो जाता अगर बदले में उसे एक मिलता। अब जब एक ने हमें ढूंढ लिया है तो वह ज्यादा सावधान बरतेगा। बदकिस्मती की उस कड़ी के बारे में सोचते हुए जो उन पर आ पड़ी है, शौर्य ने हारा हुआ महसूस किया। अगर एक ने उनको दवाई देने और मैट मदद करने से मना कर दिया तो क्या होगा, इसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। शौर्य रुद्राक्ष से कहते हुए कहता है, जब अब एक को पता चल गया है कि उसके पीछे आर है जो उसको ढूंढ रहा है, तो उसके साथ अब तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। क्या पता हमारे इस कदम से ये हमको अपना दुश्मन माने। वो एक सीरियस मैटर है, मुझे पता है, रुद्राक्ष ने बेपरवाही से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरी ओर रुद्राक्षी जब हॉस्टल में पहुंचती है, सभी लड़कियां उसी को घूरने लगती है। कई लड़कियां रुद्राक्षी की तारीफ करती है तो कई लड़कियां रुद्राक्षी की सुंदरता को देखकर जलने लगती है, और कई लड़कियां आयशा के द्वारा की गई पोस्ट के बारे में सोचकर उसको देखकर अजीब सा मुंह बनाती है। लेकिन रुद्राक्षी को जैसे किसी की बातों और निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुद्राक्षी 302 रूम के सामने रुककर लॉक करती है। अंदर से आवाज आती है, रुको, कौन है? मैं आती हूँ। कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाजा खोलता है जो कि जाह्नवी ने खोला था। वह रुद्राक्षी को सामने देखकर खुश होते हुए कहती है, ये कितनी अच्छी बात है, आज से तुम भी हमारे साथ रहोगी। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिलाकर अपना सामान अंदर रख देती है। वही उसकी नज़र चारू पर जाती है जो कि टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी। ये देख कर रुद्राक्षी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जाह्नवी रुद्राक्षी को ऐसे चारू को घूरते देख कहती है, तुम चारू को ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट तो नहीं है? जिस पर रुद्राक्षी जाह्नवी को घूरते हुए देखते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो और बताओ बाथरूम कहाँ है, मुझे शावर लेना है। जिस पर जाह्नवी एक कोने की तरफ इशारा करती है। रुद्राक्षी अपने बैग में से कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर जाते हुए कहती है, अगर मेरे आने से पहले तुमने मेरा सामान नहीं जमाया तो तुम्हारा कहना सच भी हो सकता है। जाह्नवी बाथरूम के बंद हो चुके दरवाजे को घूरते हुए कहती है, रुद्राक्षी का मतलब क्या था? क्या वह लड़कियों में इंटरेस्ट ले सकती है? लेकिन फिर राजवीर सर का क्या होगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगी। वह चारू के पास जाकर चारू से कहती है, चारू यार, तुम्हारी रुद्राक्षी दीदी यहाँ पर आ गई है। जिसे सुनकर चारू कहती है, रुद्राक्षी दीदी आ गई और मुझे तुमने बताया भी नहीं। कहाँ है दीदी? ये सब चारू मिलने की एक्साइट में कहती है। जाह्नवी चारू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मिल लेना, लेकिन अभी तुम्हारी दीदी बहुत थकी हुई आई है, इसलिए शावर लेने गई है। इसलिए क्यों न हम जब तक रुद्राक्षी का सारा सामान रूम में सेट कर देते हैं। जिस पर चारू कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी सामान के लिए जगह करती हूँ, रुद्राक्षी दीदी के रखने के लिए। जिस पर जाह्नवी कहती है,
मैं भी करती, चलो साथ में करते हैं। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है न, इसलिए भारी सामान को मैं उठा कर रखूंगी, ठीक है? और तुम हल्के सामान को, जिस पर चारू भी हाँ कर सकती है। वही जाह्नवी अपने मन में कहते हुए कहती है, अब मैं इतनी भी आलसी नहीं हो सकती, अपनी फ्रेंड को इतना कष्ट दूं। चल बैठा, लग जा काम पर। कुछ ही समय में जाह्नवी चारू मिलकर सामान सेट कर देते हैं। जाह्नवी घड़ी में समय देखकर चारू को गले लगा कर कहती है, हमने ये 5 मिनट में कर लिया, ये हमारे पास सुपर पावर है। रुद्राक्षी शावर लेकर बाहर आती है तो खुश होते हुए जाह्नवी कहती है, मैंने सब कुछ जमा दिया। जिस पर रुद्राक्षी अपनी भौहें को सिकुड़कर पूरे रूम में देखती है तो सब कुछ जमा हुआ था और उसके सोने का भी बेड तैयार था। तभी उसकी नज़र चारू पर पड़ जाती है, जो कि प्यार से उसकी ही तरफ देख रही थी। ये देखकर रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए चारू से पूछती है, तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है? जिस पर चारू मुस्कुराते हुए कहती है, अब ठीक है और कल तक तो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वही जाह्नवी खुद को फिर से इग्नोर होता देख कहती है, ये मुझे ऐसे इग्नोर करती है? वैसे तो 2 अक्षर बोलती है, लेकिन भारी चारू से आए तो 2 की बल्कि मुंह से 4 अक्षर निकलते हैं। ये सच में बहुत अजीब है, लेकिन अच्छी भी है। अब मुझे ही इसे बात करना सिखाना होगा। मेरे कंधों पर इस गूंगी दोस्त का बोझ आ गया। वही चारू रुद्राक्षी से कहती है, रुद्राक्षी दीदी, रात के डिनर का समय हो गया है, क्या आप चल रही है? जिस पर रुद्राक्षी अपने बेड पर लेटकर अपने डेस्क की लाइट ऑफ करते हुए कहती है, मैं डिनर करके आई थी। चारू भी समझ जाती है कि अब रुद्राक्षी को सोना है, इसलिए वह जाह्नवी से कहती है, तुम ऐसे ही मुझसे जलती रहेगी या फिर खाना खाने चलेगी? जिस पर जाह्नवी इतराते हुए कहती है, जलकर किसका पेट भरता है, खाने से ही भरता है, इसलिए मैं भी चल रही हूँ। रुद्राक्षी के कानों में दरवाजे बंद होने की आवाज आती है तो वह अपने चेहरे से कंबल हटाकर 2 नींद की गोली खा लेती है। उसे रुद्राक्षी की बात याद आती है खाते हुए कि सिर्फ एक गोली खाना जब नींद आए। ये बात याद करते हुए कहती है, एक गोली से हम जैसे लोगों का कुछ नहीं होता है, उन्हें सारी रात नींद के लिए खुद के दिमाग से स्ट्रगल करना पड़ता है। रुद्राक्ष को पता चलेगा रुद्राक्षी की नींद न आने का कारण। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 15th मैरिज सर्टिफिकेट ऑकवर्ड सिचुएशन। अगले दिन रुद्राक्षी की नींद 8 बजे उठी थी। उसकी नज़र चारू और जाह्नवी के बेड पर जाती है तो वह वहां नहीं दिखती है तो उसके माथे की लकीरें खींच जाती है। वह सोचती है, कहीं उसे गुंडों ने परेशान तो नहीं किया है या किसी और ने नहीं। चारू के लिए अपनापन से रुद्राक्षी बहुत वाकिफ है। रुद्राक्षी अपना लैपटॉप लेती है और तेजी से अपनी पतली रुई सी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। चारू जाह्नवी रूम में एंटर होते हैं। उन्हें ऐसे हाथ में खाना लाते हुए देखकर समझ जाती है कहाँ गए थे। रुद्राक्षी चारू को सही सलामत देखकर एक आह भरती है। एक पल और लेट होते तो पूरे वर्ल्ड में तहलका मच जाता। उसने अपने लैपटॉप पर देखा जहाँ की चैटिंग बॉक्स में कई सारे मैसेज आ रहे थे, जिन्हें देखकर वह एक सांस छोड़ते हुए गॉड्स का थैंक्स बोलती है। वह गुस्से में इतनी हाइपर हो जाती है कि उसे कभी कभी होश नहीं रहता है। क्या सही है क्या गलत? चारू रुद्राक्षी के पास आकर कहती है, रुद्राक्षी दीदी आप उठ गई। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिलाती है। जाह्नवी रुद्राक्षी को देखकर कहती है, क्या तुम कॉलेज नहीं चल रही हो? जिस पर रुद्राक्षी कहती है, मैं बाद में आऊंगी, मुझे जरूरी काम है। जिस पर जाह्नवी रुद्राक्षी के सामने खाने की प्लेट करके कहती है, मुझे पता है तुम्हें सिर्फ चारू की चिंता है, तुम्हें मेरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे नसीब में तुम जैसी दोस्त लिखी थी। देख रोंदू डरपोक बात रोती है तो दूसरी इतना कम बोलती है कि कभी कभी शक होता है क्या वह बोल सकती है या फिर गूंगी है। रुद्राक्षी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। आखिर उसे भी पता है उसने उसे बहुत बार इग्नोर किया है। इसलिए रुद्राक्षी जाह्नवी से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कम बोलना पसंद है और चारू मुझे अपनी छोटी बहन की तरह लगती है, इसलिए उसकी थोड़ी ज्यादा फिक्र होती है। जिस पर जाह्नवी कहती है, और मैं तो भूत जैसी लगती हूँ जिसे तुम इग्नोर कर देती है। जिस पर चारू कहती है, यार ऐसी बात नहीं है जाह्नवी, रुद्राक्षी दीदी अभी इस शहर में नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है।
जिस पर जाह्नवी कहती है, अब मुझे कोई बात नहीं करनी, इस लफड़े में अनाथ हूँ न और मेरा कोई बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए सभी मुझसे कम दोस्ती करना चाहते हैं। रुद्राक्षी जैसे ही रुद्राक्षी के मुंह से अनाथ शब्द सुनती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। आखिर उसे अच्छा कौन समझ सकता है कि जिसका कोई नहीं होता है, जब कितना दुख होता है। रुद्राक्षी जाती हुई जाह्नवी का हाथ पकड़कर स्माइल करते हुए कहती है, तुम मेरी पहली फ्रेंड हो, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? जिस पर जाह्नवी कहती है, क्यों नहीं, जरूर, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम मूवी देखने चलते हैं। जिस पर रुद्राक्षी जाह्नवी को रोकते हुए कहती है, हम मूवी देखने शाम को जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपना काम खत्म करके सीधे कॉलेज आ जाऊंगी, जब तक तुम अपनी क्लास ले लेना, इसलिए मेरे आने तक तुम लोग अपना ध्यान रखना। रुद्राक्षी आधे घंटे में फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलती है। इस समय रुद्राक्षी ने ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन पहन रखा था। जाह्नवी चारों आगे आते हुए रुद्राक्षी के लंबे कमर से नीचे तक लहराते बालों को बनाने लगती है। ये देख पता नहीं क्यों पर रुद्राक्षी को अच्छा फील होने लगता है। चारू जाह्नवी रुद्राक्षी के बाल बनाते हुए कहती है, क्या आप डेट पर जा रही है? जिस पर रुद्राक्षी कहती है, नहीं, मैं डेट पर नहीं जा रही हूँ। जिस पर जाह्नवी कहती है, फिर तुमने इतनी महंगी ड्रेस क्यों पहन रखी है? जिस पर रुद्राक्षी कहती है, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनके रुपयों को खर्च करूं, इसलिए अब कोई सवाल नहीं, तुम दोनों पूरे दिन में सिर्फ 10 सवाल पूछ सकती है। जिस पर चारू जाह्नवी का मुंह बन जाता है और वह रुद्राक्षी के बालों को बनाकर एक पोनीटेल बना देती है और कहती है, आप सच में बहुत एरोगेंट हो। जिस पर रुद्राक्षी उनको प्यारी सी स्माइल पास करके कहती है, मुझे पहले से पता है, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों मुझे क्लास में ही मिलना। जिस पे वह हाँ में सिर हिला देती है। रुद्राक्षी ने आज रुद्राक्ष के साथ अपनी शादी को रजिस्टर कराने के लिए हामी भर दी थी। वे सुबह 10 बजे मिलने जा रहे थे, इसलिए वह आधा घंटा पहले हॉस्टल से निकल गई। जब वह रजिस्टर ऑफिस पहुंची तो ठीक 9:58 बजे थे। मंडे का दिन था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे यहाँ इनवाइट किया था। बच जानती थी कि वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वह कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसका समय बर्बाद हो। वह इतने बड़े घर का वारिस है कि समय उसके लिए पैसा है। उसके लिए एक दिन बर्बाद करने का मतलब असली धन खोना है। आखिरकार वह सेकंड बेस्ट डॉक्टर है, उसके बाद और वंसल कॉर्पोरेशन का सीईओ है। सुबह 9:59 बजे रुद्राक्षी ने चौराहे पर देखा और देखा कि एक सिल्वर कैन उसकी दिशा में आगे बढ़ रही है। कार उसके बगल में रुकी और रुद्राक्ष ने दरवाजा खोला। जब वह कार से बाहर निकला तो रुद्राक्षी ने हाथ उठा कर टाइम देखा। सुबह के 10 बजे बज रहे थे। उसने आज ग्रीन शर्ट और काली पेंट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट कीज फ्री थी। उसकी आंखें, जो कि कल उसे हयात होटल में देखने को मिली थी, उन पर काला सनग्लास लगा हुआ था जिस पर एलिगेंस की परत चढ़ रही थी। वह रईस और अप्रोच करने में मुश्किल लग रहा था। उसने अपने चश्मे को अपनी सफ़ेद दस्तानों से ढकी उंगलियों से धकेला। तभी उसके पास एक और आदमी उसकी साइड में खड़े हो गया और वह लगातार रुद्राक्षी को घूरे जा रहा था। वह शौर्य था। उसे अब समझ आ गया था कि उसे भी ये डेविल जैसा दस्ताना क्यों पहनने को मिला था। चलो अंदर चलते हैं, रुद्राक्ष ने वॉइस ट्रांसलेट का उपयोग करते हुए कहा, जिसमें उसकी आवाज बिना एक्सप्रेशन लेस थी, जिसे सुनकर अब शौर्य अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखता है, जिसे वह अपनी भाभी पहले ही बना चुका है। उसकी धीमी आवाज सुखद और उमस भरी थी। उसने रुद्राक्षी इंतजार कराने के लिए माफी नहीं मांगी। उसके लिए उसके समय पर पहुंचने में कुछ भी गलत नहीं था। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे रजिस्टर ऑफिस के लिए साथ साथ चले। उनके बीच 3 फीट की दूरी थी। रुद्राक्षी को पता था, अफवाहों के माने तो यह बाहरी दुनिया से रुद्राक्ष की सुरक्षित दूरी है। रुद्राक्ष ने अपनी बगल वाली लड़की पर नजर डाली तो वह हैरान हो गया कि वह इतना अच्छा व्यवहार कर रही थी। लड़की लंबी और पतली थी, ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस फुल थी, जिसमें उसका शरीर पतला शरीर और खूबसूरत बना दिया। उसके लंबे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे, जिससे उसकी लंबी और गोरी गर्दन उजागर हो रही थी। जब रुद्राक्षी ने अपने हाथों से अपने बालों को सहलाया तो रुद्राक्ष ने उसकी सुंदर उंगलियों पर ध्यान दिया और उन्हें फिर से देखने से नहीं रोक सका। उसकी उंगलियां पतली थी
और वह उसके सुनहरे हाथ के पिछले हिस्से पर ब्लड वेसल रक्त वाहिकाओं को देख सकता था। लेकिन उसने तेजी से दूर देखा। रुद्राक्षी ने जैसे सोचा वैसा ही था। रजिस्टर ऑफिस में अभी भी कोई था। वे ऑफिस के बगल वाले दरवाजे से दाखिल हुए। कुछ मिनट बाद रुद्राक्षी 2 सर्टिफिकेट हाथ में लेकर बाहर आई। वे रुद्राक्ष के साथ उसके मैरिज सर्टिफिकेट थे। जब वह अपनी शादी की रजिस्ट्रिंग करा रहे थे तो रुद्राक्ष ने अपने साथ लाए फोटो का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे उसका नाम पता चल गया था। रुद्राक्षी ने अपने पति का नाम पहली बार पढ़ा, रुद्राक्ष वंसल, जिसे रुद्राक्षी को अजीब सी फीलिंग ने उसे घेर लिया। ये उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग था, जिसमें उसकी शादी हुई है, जिसे वह पहले जन्म में कभी नहीं करना चाहती थी। प्रोसेस के दौरान ऑफिस से स्टाफ मैरिज सर्टिफिकेट के दौरान वह दोनों अब लीगल पति पत्नी थे। रुद्राक्ष एक उदार हस्बैंड था। जिस समय वे रजिस्टर ऑफिस से निकले, उसने रुद्राक्षी को एक काला डेबिट कार्ड दिया। तुम जैसे चाहो पैसों का इस्तेमाल कर सकती हो। उसने इसे बेशक एक मामला बना दिया, और उसकी आवाज से वह सीरियस भी दिख रहा था। रुद्राक्षी ने पहले ही रुद्राक्ष के इस साइट का एक्सपीरियंस कर लिया था। रुद्राक्षी अच्छे से जानती थी कि वह अपने पति के लिए एक अच्छी चॉइस है, और वह उसके रूपे बेशक खर्च करने में कोई चूक नहीं करेगी। आखिर यह उसका हक है, जो कि उसका ऐसा बर्ताव में भी खुशी खुशी उसकी सारी बात मान रही है। रुद्राक्षी ने एक बेबस मुस्कान के साथ कार्ड के दूसरे सिरे पर चुटकी ली। थैंक यू। जब रुद्राक्ष ने उसकी प्यारी मुस्कान देखी तो वह दंग रह गया। उस लड़की की उंगलियां अभी भी उस डेबिट कार्ड को लालच भरी नजरों से घूर रही थी, जो कि अभी भी उसकी उंगलियां बैंक कार्ड पकड़े हुए थी। आखिरकार वह समझ गया कि सामने वाली महिला ने उसे शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की है। तभी शौर्य ने एक चिंतित आवाज में कहा, अरे देखो, इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार एक व्यक्ति उसकी दिशा में चार्ज कर रहा है। वह रुद्राक्षी के ठीक पीछे था। रुद्राक्षी उसे चकमा देने वाली थी, लेकिन कोई उसे भी तेज था। एक मजबूत बड़े हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसे चारों ओर घूमने के लिए मजबूर किया। रुद्राक्ष उसे चोट लगने से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने उसे आगे खींचा तो उसने गलती से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वे इलेक्ट्रिक बाइक को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन बाइक पर सवार व्यक्ति जमीन पर गिर गया। वही 2 लोग बहुत शोकद थे। वह थे रुद्राक्ष रुद्राक्षी, जो कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए थे। दोनों के होठ एक दूसरे को छू गए। उन दोनों अचानक ही एक दूसरे से अलग हुए। आखिर रुद्राक्षी ने सोचते हुए कहा, ये कोई किश नहीं है, ये सिर्फ ऑकवर्ड सिचुएशन है। जिसमें रुद्राक्ष के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, वही रुद्राक्ष के चेहरे पर इमोशन ऐसे थे जैसे थोड़ी देर पहले हुए एक्सीडेंट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पर एक इंसान था जो लगातार रुद्राक्ष और रुद्राक्षी के बीच में हो रहे सीन को ऑब्जर्व किया, और कैमरे में उसने हर सीन को कैद किया। रुद्राक्षी ने बोलने की पहले पहल की, मुझे काफी लेट हो गया है, इसलिए मुझे अब इजाजत दो। आखिर रुद्राक्ष ने सिर्फ अपने असिस्टेंट की ओर देखा, अपने आंखों से चश्मा उठाते हुए, जिसे समझते हुए आकाश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रुद्राक्षी एक एलिगेंट महिला की तरह रुद्राक्ष के इशारे को समझकर कार में बैठ गई। आकाश ने रुद्राक्ष से इजाजत लेते हुए अपनी न्यू मैडम से उनको कहां पर जाने के बारे में पूछा, जिस पर रुद्राक्षी ने पहले फोन लेना जरूरी समझा और उसे सुपरमार्केट चलने के लिए बोला। रुद्राक्षी की कार को अपनी आंखों से ओझल होते ही कार में बैठ गए, और कार रुद्राक्ष के अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी, और उसके पीछे और बहुत सारी कारें भी, जिसमें वह सारी कार रुद्राक्ष की कार को कवर करके रखी हुई थी। क्या होगा? रुद्राक्ष रुद्राक्षी की शादी का आगे अंत। 16 रेहान कपूर। मिस्टर चौधरी का कॉलेज आना। रुद्राक्ष शौर्य अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। शौर्य ने, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, उसे अपने चेहरे से निकालकर बहुत जोरों से हंसने लगता है। रूथ, जिसने भी अपना मास्क और ग्लव्स निकाल दिए थे, वह शौर्य को अपनी बादामी आंखों से घूरने लगता है। लेकिन जैसे शौर्य पर इस समय रुद्राक्ष की तेज तरार बादामी आंखों का कोई असर नहीं हो रहा था, वह रुद्राक्ष पर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी लिटिल वाइफ काफी ब्यूटीफुल है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। शौर्य को याद आया, जब उसने पहली बार रुद्राक्षी को देखा तो वह उसकी सुंदरता को देखने में खोसा गया। लेकिन जब उसने अपने फ्रेंड रुद्राक्ष को भी पहली बार अपना संन्यास छोड़कर किसी लड़की को देखता पाया, तो उसने भगवान से रुद्राक्षी को है उसके फ्रेंड की पत्नी बनाने की दुआ करी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी दुआ इतनी जल्दी भगवान सुन लेगा।
मैरिज ऑफिस के सामने वही लड़की को खड़ी देखकर वह अपनी हैरानी छुपा नहीं सका, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क की वजह से कोई उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पाया। आखिर रुद्राक्षी एक रुद्राक्ष जैसे एबनॉर्मल आदमी के हाथों में पड़ गई थी। तारांकन, महिलाओं के बारे में ऐसी तुच्छ बातें मत करो। तारांकन, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को दोष नहीं दिया और उसने अपना तर्क रखते हुए कहा, अगर यह मेरी पहचान छुपाने के नहीं होता तो मैं उसे अपना चेहरा और पर्सनालिटी दिखाने में कोई परहेज नहीं करता। और जिस तरह उस लड़की ने वह बैंक कार्ड लिया, उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ एक डील है जो कि हमारे दादा और मिस्टर पृथ्वी शर्मा के बीच हुई थी। जिस पर शौर्य रुद्राक्ष को चिढ़ाते हुए कहता है, लेकिन वह किस जिस पर रुद्राक्ष अपनी माथे की नसों को सुकुड़ लेता है और अपनी बादामी कलर की आंखों से अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, ये कोई किश नहीं होती है। एक इंसान मास्क के द्वारा कभी किश नहीं कर सकता। वह ऐसा था जैसे किसी से हाथ मिलाना। शौर्य रुद्राक्ष का किश के बारे मैं एक्सप्लेशन सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, पता नहीं तुम उस किश को किश क्यों नहीं मानते हो। क्यों ना मैं ये सवाल तुम्हारी पत्नी से जाकर पूछ लूं, उसका इस किश के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर रुद्राक्ष अपनी उंगलियों पर कीबोर्ड पर चलाते हुए कहता है, बेशक तुम पूछ सकते हो। अगर तुम्हें और नहीं जीना है तो बेशक तुम बता सकते हो। रुद्राक्ष के शब्दों ने शौर्य को चुप होने पर मजबूर कर दिया। शौर्य अपने कपड़े चेंज करके रुद्राक्ष से कहता है, क्या आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। जिस पर रुद्राक्ष कहता है, हम। रुद्राक्ष की बात सुनकर शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, तुम कितने अडोरेबल हो, तुम्हें सी मेडिकल कॉलेज भी जाना है, फिर भी सही से जवाब नहीं दे सकते हो। रुद्राक्षी को आकाश के द्वारा रुद्राक्षी को सी मेडिकल कॉलेज के गेट पर छोड़ दिया। सभी लोगों का ध्यान इतनी महंगी BMW कार ने खींच लिया। उनमें से रूपाली और आयशा भी थी, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर कैफे एरिया में जा रही थी। जब उनकी नज़र उस गाड़ी के नंबर प्लेट और उस गाड़ी के मॉडल पर पड़ी, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि यह कार मिस्टर बंसल के परिवार से है। इसका मतलब वह जल्द ही एक तथ्य पर पहुंच गए और उन्होंने कहीं पिक उस कार की ले ली। रूपाली द्वारा उस कार और रुद्राक्षी की पिक लेना का साफ मतलब था कि रूपाली के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है। वही आयशा अपनी बहन की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन इस समय कुछ और जरूरी था। वह भागते हुए रुद्राक्षी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, रुद्राक्षी, क्या तुम मिस्टर बंसल के पास से आ रही हो? क्या फैसला किया उन्होंने? ये सब कहते हुए आयशा ने उस कार में बैठे इंसान का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ भी देखने में असफल रही। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वही आकाश, जो कि साफ साफ बाहर देख सकता था, उसने आयशा की इस हरकत को जल्द ही ऑब्जर्व कर लिया और उसे समझते हुए देर नहीं हुई कि यह मिस्टर शर्मा फैमिली के बड़े बेटे की बेटी है, जो कि उनकी तरह ही चालाक है। ये सोचकर उसे अपनी मैम की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह तो एक छोटी सी नैनीताल नगरी में पली बड़ी थी। इसलिए आकाश ने अपने बॉस को इस बात के लिए इन्फॉर्म करना जरूरी समझा, इसलिए उसने कार चालू की और वहां से निकल गया। वही रूपाली, जो कि अभी कार के पास आई थी, उसने जब कार से बिना कोई निकले जाते हुए देखा तो वह गुस्से से लाल हो गई। आखिरकार वह यह मिस कैसे कर सकती है। उसने भी रुद्राक्षी से मिस्टर बंसल के बारे में सवाल पूछे कि क्या वह थोड़ी देर रुककर हमसे बात नहीं कर सकते थे क्या, जिसका जवाब रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरे पापा के भाई की लड़की हो, इसलिए तुम ऐसे बिहेव बंद करो कि तुम्हें उन्हें जाने में काफी रुचि थी, वरना परसों जो हाल उन लड़कों का हुआ है उसे कहीं बुरा हाल तुम दोनों का होगा। रुद्राक्षी की धमकी सुनकर एक पल के लिए दोनों डर गई, लेकिन रूपाली की नज़र जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह गुस्सा दिखाते हुए कहती है, हम ही तुमसे पहले अमरजीत चाचा की बेटियां हैं, इसलिए तुम हमें हमारे अमरजीत चाचा जी से दूर मत करो। रुद्राक्षी अगर पिछले जन्म में होती तो उसे रूपाली की बात सही लगती, लेकिन अब वह अपने न्यू जन्म में है, जिसमें वह अच्छे से जानती है कि उसके पापा की चिंता इन लोगों को कितनी है, जिन्होंने मेरे पापा को लगभग मार ही दिया था, जिसके बाद उसे अनाथों की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। अपने पिछले जन्म के ख्याल आते ही रुद्राक्षी की आंखें खून की तरह लाल हो गई। अगर वह चाहे तो इन लोगों को एक पल में मार गिरा सकती है, लेकिन उसके अपने प्लान थे, जिसकी वजह से वह लापरवाह और थोड़ी आलसी थी। उसे भी अपने दुश्मनों को एक बुरी मौत और जिंदगी देने का पेशा रखती थी।
सिर्फ वही जानती थी कि उसका दिल कितना काला है। रुद्राक्षी ने रूपाली के पैर पर अपना पैर रखते हुए कहती है, अच्छा होगा कि तुम अपनी ये गंदी जबान से मेरे पापा का नाम न लो, वरना मुझे एक पल भी नहीं लगेगा तेरी जीभ को काटने में। रुद्राक्षी की आंखों में और उसकी बातों को सुनकर रुद्राक्षी को अपने शरीर के अंदर एक डर की लहर उठी हुई महसूस हुई। रुद्राक्षी ने रूपाली के पैर पर अपना दूसरा पैर रखते हुए बेपरवाह सी उन मैरिज सर्टिफिकेट को अपने बैग में डालकर वहां से कॉलेज की ओर चले गई। वही रूपाली को अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ, जिसे देखते हुए आयशा ने अपनी बड़ी बहन की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बदकिस्मत से वह उसकी मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब तक दो मजबूत हाथों ने रूपाली को थाम लिया, आयशा की नज़र जब उस इंसान पर गई तो उसके लिए ये दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान था। लेकिन बदकिस्मती से यह इंसान उसकी बड़ी दी का बॉयफ्रेंड था। और ये बात सारा कॉलेज भी जानता है कि मिस्टर रेहान कपूर वंसल फैमिली के अंदर ही आते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि ये रुद्राक्ष के बुआ का लड़का है। रुद्राक्ष की बुआ की शादी के कुछ साल बाद उनका बिजनेस डूब गया, जब से वह यहीं पर रह रहे हैं। लेकिन ये सच कोई नहीं जानता है। रेहान रूपाली को ठीक से खड़े करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रूपाली अपने चेहरे के इमोशन दुखी भरे लाते हुए और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अमरजीत चाचा की बेटी जो कि नैनीताल जैसी नगरी में पली बड़ी होकर आई है, जब से वह आए हैं हमारी जिंदगी खराब कर दी है। वह पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है, जिस पर हमारा भी हक है। और वह बदतमीज और बहुत क्रूअल जंगली है। उसने मुझे धक्का दे दिया। अगर तुम मुझे सही समय पर आकर नहीं संभालते तो मुझे डर था कि मुझे बुरी चोट लग सकती थी। जिस पर रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से वाले हो जाते हैं। वह रूपाली से कहता है, तुम्हें उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, जिसे आगे से वह कभी तुमको टॉर्चर करने के बारे में न सोचे। जिस पर रूपाली कहती है, तुमने सही कहा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चलो अब क्लास का समय हो गया है, चलते हैं। आयशा जो कि इतने प्यार से रेहान कपूर को देख रही थी। रेहान नजर उठा कर भी उसकी ओर नहीं देखता है। वही रुद्राक्षी जब अपनी क्लास के आगे पहुंचती है, उसकी नजर जाह्नवी आरुष पर जाती है, जो कि क्लास के बाहर खड़े हुए थे। ये देखकर रुद्राक्षी को समझ आ जाता है कि फिर से इन दोनों ने कोई गड़बड़ की है, तभी ये ऐसे खड़े हैं। रुद्राक्षी जैसे ही क्लास में एंटर करने वाली थी, तभी आरुष जाह्नवी की नज़र रुद्राक्षी पर करती है, जिसे देख आरुष जाह्नवी रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर उन्हें खींच लेते हैं। रुद्राक्षी अपनी हाथ की ओर देखती है, फिर बिना इमोशन के उन दोनों की तरफ। जाह्नवी रुद्राक्षी को ऐसे खुद को देखते पाकर कहती है, रुद्राक्षी हम दोनों तेरा ही इंतजार कर रहे थे। जिस पर रुद्राक्षी कहती हो, जिस पर आगे आरुष पॉइंट पर आते हुए कहता है, आज कॉलेज में रितेश चौधरी के डैड आए हैं। पापा ने चारू को केबिन में बुलाया है, लेकिन अभी तक वह बाहर नहीं आए हैं। हम यहाँ राजवीर सर का इंतजार कर रहे थे, जिसे वह आकर बता सके अंदर क्या हो रहा है। रुद्राक्षी आरुष जाह्नवी की बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चिंता वाले हो जाते हैं। रुद्राक्षी प्रिंसिपल के केबिन की ओर बढ़ जाती है। वही आरुष कहता है, रुद्राक्षी ऐसे मत जाओ, डैड गुस्सा करेंगे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी की मर्जी के बिना केबिन में आए। हिमांशु की बात को नजरअंदाज कर रुद्राक्षी सीधे प्रिंसिपल के केबिन में घुस जाती है। वही आरुष जाह्नवी केबिन के बाहर खड़े होकर उसका बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। वही केबिन में मिस्टर रॉय अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वही चारू के बगल साइड डरी सहमी सी खड़ी हुई थी और मिस्टर रॉय के सामने वाली कुर्सी पर मिस्टर चौधरी बैठे हुए थे। उनकी बगल साइड में उनका बेटा रितेश चौधरी खड़ा हुआ था। रुद्राक्षी चारू के पास आकर उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर चारू रुद्राक्षी की बाजू पकड़कर नम आंखों से उसकी ओर देखती है, जिसे रुद्राक्षी को अपने सीने में दर्द महसूस होता है। मिस्टर रॉय रुद्राक्षी को ऐसे अपने केबिन में आता देख कुछ नहीं कहते हैं। वह अपनी धीमी आवाज में कहते हैं, क्या तुम जानती हो इस लड़की को? जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिला देती है। जिस पर मिस्टर रॉय आ भरते हुए कहते हैं, इसके खिलाफ कंप्लेन आई है रितेश पर हाथ उठाने की। तभी रितेश चौधरी जो इतनी देर से अपने फोन में लग रहा था, वह रुद्राक्षी को केबिन में देखकर गुस्से से कहता, डैड यही वह लड़की है जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। डैड इसे कॉलेज से निकलवाओ और पूरी कॉलेज के सामने मेरे पैरों में गिरकर माफी मंगवाओ।
क्या मिस्टर रॉय निकालेंगे रुद्राक्षी चारू को कॉलेज से बाहर? क्या रुद्राक्षी मांगेगी रितेश चौधरी से माफ? टू बी कंटिन्यू। 17 रितेश का रुद्राक्षी चारू से माफी मांगना। रितेश की बात पर रुद्राक्षी चालाकी से मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर चौधरी आप क्या करने की सोच रहे हो? मिस्टर चौधरी जब रुद्राक्षी की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें रुद्राक्षी को देख कर फैल जाती है। वह रुद्राक्षी को देखकर अपने मन में कहते हैं, ये लड़की दिखने में शांत लग रही है लेकिन इसकी आंखें बर्फ जैसे ठंडी है। मिस्टर चौधरी अपनी सीएम के पद को संभालते हुए कहीं बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों से मिले, लेकिन वह एक बात अच्छे से समझ गए कि ये सामने खड़ी लड़की उनमें सभी लोगों से भी शक्तिशाली आभा की है। वही रितेश जब अपने डैड को शांत देखता है तो वह मिस्टर चौधरी के कंधे को हिलाते हुए कहते हैं, डैड क्या हुआ आपको? आप प्रिंसिपल सर से बोलो कि ये लड़की मुझसे माफी मांगे सभी कॉलेज के सामने, और इसे और इसकी इस बदसूरत फ्रेंड को भी इस कॉलेज से निकाले। जैसे जैसे रितेश अपने बातों को आगे बोल रहा था वैसे वैसे प्रिंसिपल के केबिन का माहौल बहुत कोल्ड और खतरनाक होते जा रहा था। उस केबिन में अब एक पल भी सांस लेना मुश्किल था। वही राजवीर सर जो कि चारू की मदद के लिए आए थे, वह आगे आते हुए प्रिंसिपल सर को ग्रिट करते हुए बोलते हैं, मिस्टर रॉय आप चारू और रुद्राक्षी को कॉलेज से मत निकालना, उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब मिस्टर चौधरी के बेटे की ही गलती है। उसे लड़कियों के साथ कई बार मिसबिहेव करते हुए पकड़ा गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मिस्टर चौधरी के बेटे के खिलाफ कुछ एक्शन ले। मिस्टर चौधरी जो कि अपने एकलौते बेटे की मदद करने आए थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि सारी बात ऐसे घूम जाएगी। वह आगे बढ़ते हुए अपने बेटे की तरफ एक गुस्से भरी नजर डालते हुए मिस्टर रॉय से कहते हैं, मेरा बेटा थोड़ा नादान है, उसे जो भी गलती हुई है उसके लिए प्लीज उसे माफ कर दीजिए। रितेश अपने पिता को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर चौंक जाते हैं। वह अपने पिता को रोकते हुए कहता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर चौधरी अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं, जिसकी रितेश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मिस्टर चौधरी ने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला था। मिस्टर चौधरी गुस्से से कहते हैं, नालायक, अगर आज मुझे यहाँ ऐसे माफी नहीं मांगनी पड़ती, अगर तुमको लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव करने आता तो जाओ और मिस चारू और रुद्राक्षी शर्मा से माफी मांगो। रितेश अपने डैड के द्वारा कहे गए शब्दों से नाराज हो गया। वह चारू पर एक गुस्से भरी नजर डालता है, जिसे चारू डरकर रुद्राक्षी का हाथ पकड़ लेती है, जिसे रुद्राक्षी का ध्यान फिर से चारू अपनी ओर खींच लेती है। रुद्राक्षी के बड़ी बहन की तरह उसके हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहती है, मैं हूँ न तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए, तुमने कुछ जब गलत नहीं किया है। रुद्राक्षी की बातों का असर चारू पर कुछ ऐसा होता है कि वह अपने आप को इस कमरे में अच्छा फील करती है। चारू हिम्मत करके रितेश की ओर देखती है, जो कि अभी भी गुस्से से उसकी ओर देख रहा था। ये देख चारू भी उसे गुस्से से घूरने लगती है। मिस्टर चौधरी रितेश को फिर से याद दिलाते हुए कहते हैं कि चारू और रुद्राक्षी से माफी मांगो। रितेश गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, सॉरी, और वहां से सीधा गुस्से से बाहर चला जाता है। वही जाह्नवी आरुष जो कि वही बाहर रुद्राक्षी चारू के आने का वेट कर रहे थे, वह गुस्से से प्रिंसिपल के केबिन से रितेश को बाहर निकलते देख उन्हें अब चारू रुद्राक्षी की फिक्र होने लगती है। आरुष जाह्नवी से कहता है, क्या मैं अंदर जाकर देखूं कि चारू और रुद्राक्षी ठीक है? जिस पर जाह्नवी कहती है, अबे वो तेरे पापा है, तुम कभी भी कैसे भी जा सकते हो, तुम्हारी इतनी फट रही क्यों है? जिस पर आरुष अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पापा से इतना नहीं डरता हूँ, बस ये है कि इस समय वह मेरे पापा नहीं, तुम्हारी तरह ही मेरे प्रिंसिपल है, और मैं ऐसे अपने पापा का फायदा नहीं उठाना चाहता। जाह्नवी आरुष की बात सुनकर कहती है, हाँ ठीक है, अब हिस्ट्री मत बताना। जिस पर आरुष अपना मुंह बुरा स्मर्क सा बनाते हुए कहता है, इस लड़की को तो सिर्फ राजवीर सर के अलावा किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं कैसे बन गई ये मेरी दोस्त। अब राजवीर सर को तो इस पागल से भगवान ही बचा सकता है। वही जाह्नवी के कान जो कि राजवीर सर के लिए खुले रहते थे, वह आरुष के मुंह में से राजवीर सर का नाम पहचान जाती है और शर्माते हुए कहती है, आरुष तुमने राजवीर सर का नाम लिया? जिस पर आरुष सपाट लहजे में बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है राजवीर सर ने तुम्हारा नाम लिया।
जाओ पापा के केबिन में। आरुष की बातों से जाह्नवी को समझ आ गया कि आरुष उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह गुस्से से आरुष को घूरने लगती है। वही आरुष जाह्नवी की तरफ न देख कर प्रिंसिपल उफ अपने पापा के केबिन की ओर देखने लगता है, जिसे वह जान सके कि चारू रुद्राक्षी अंदर ठीक तो है। वही प्रिंसिपल के केबिन में इस समय मिस्टर चौधरी अपने बेटे की हरकत पर बहुत शर्मिंदगी फील करते हैं। वह भी माफी मांगते हैं, खासकर रुद्राक्षी से, और वहां से जाने की इजाजत मांगते हैं। वही मिस्टर रॉय, जो कि थोड़े से मिस्टर चौधरी के यहाँ आने से परेशान थे, अब उनकी कोई परेशानी नहीं रही। वह एक बार प्रशंसा से रुद्राक्षी की ओर देखते हैं, फिर चारू की तरफ, जो कि देखने में ही थोड़ी डरी सहमी सी लग रही थी। मिस्टर रॉय राजवीर सर से कहते हैं, डॉक्टर राजवीर सिंह गुप्ता, हम आपका बहुत थैंक्स करना चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट के साथ खड़े रहे और आपने मिस्टर चौधरी को सच भी बताया। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही अपने टीचर होने के फर्ज को निभाते रहेंगे। राजवीर मिस्टर रॉय की बात सुनकर कहता है, मिस्टर रॉय, इसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है और ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं सोच सकता था मुझ जैसा गरीब लड़का इस कॉलेज में पढ़कर उसमें ही टीचर बन सके। मिस्टर रॉय राजवीर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो बीती बातें हैं, लेकिन मुझे गर्व है मेरे फैसले से आज मेरे स्टूडेंट के पास एक अच्छे टीचर है। मिस्टर रॉय रुद्राक्षी की तरफ देखते हैं, जिसका पूरा ध्यान चारू पर था। वह अपनी और रुद्राक्षी का ध्यान खींचने के लिए कहते हैं, रुद्राक्षी, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रुद्राक्षी अपनी काली घनी निगाहें मिस्टर रॉय की तरफ देख कर अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिस पे मिस्टर रॉय एक आह भरते हुए सोचते हैं कि रुद्राक्षी उम्र के हिसाब से वाकई बच्चों से अलग है, लेकिन उन्होंने शायद उसकी दिमाग की एबिलिटी को देखते हुए कहा, शायद उसकी वजह से मिस्टर रॉय ने रुद्राक्षी और चारू से ऐसे कोई भी परेशानी आने पर वह उनसे आकर कह सकती है कि रियायत दी। जिसके बाद राजवीर सर और चारू ने मिस्टर रॉय से थैंक्स कहा, लेकिन रुद्राक्षी बिना कुछ कहे सिर्फ चारू के साथ खड़ी रही और मिस्टर रॉय चारू की बातें सुनती रही। कुछ समय बाद जैसे ही प्रिंसिपल के केबिन गेट खुलता है, रुद्राक्षी, चारू, राजवीर सर उस गेट से बाहर आते हैं। वही जाह्नवी आरुष, जो कि इंतजार करते हुए थक गए थे, वह वहीं पर नीचे बैठ गए। जब वह दोनों रुद्राक्षी, चारू, राजवीर सर को बाहर आते देखते हैं तो उनके चेहरे पर प्रिंसिपल के केबिन में क्या हुआ जाने की उत्सुकता साफ देखी जा सकती थी, जिसे देखकर जहां रुद्राक्षी आगे बढ़ गई, वही राजवीर सर अपनी क्लास की ओर जाते हुए कहते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर ग्राउंड में 20 चक्र लगाओ, वरना कल मैं तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल सर से करूंगा। राजवीर सर की बात सुनकर आरुष कहता है, जाह्नवी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर चारू या रुद्राक्षी के बदले हम दोनों पर बम गिरा है? कहीं ऐसा तो नहीं हम जब रुद्राक्षी चारू की भलाई के बारे में सोचते हैं, जब हमारे साथ ऐसा होता है। जिस पर जाह्नवी उस पतली दुबली लड़की को देखती है, जो कि ग्राउंड एरिया में जाकर टेबल पर बैठी हुई है, जिसे देखकर जाह्नवी आरुष से कहती है, हमें अच्छे बच्चे बना चाहिए और तुम चलो हमारा वहां पर। चारू, रुद्राक्षी इंतजार कर रही है, कब हम शुरू करेंगे? आरुष, जाह्नवी एक बार राजवीर सर की तरफ देखते हैं, जो कि भौहें उठाकर उसकी तरफ ही देख रहे थे। वह अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहते हैं, सर, आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं अपनी पनिशमेंट पूरी करने। जिस पर राजवीर सर कहते हैं, अच्छी बात है। फिर वह मुस्कुराते हुए चारू, रुद्राक्षी को देखते हैं, जो कि ऑलरेडी अपने काम पर लग गई है। जिस पर राजवीर सर वहां से जाते हुए कहते हैं, मेरे पास और भी बहुत काम है, इसलिए तुम लोग आज ही पनिशमेंट पूरी करेंगे। ऑल बेस्ट प्रिय स्टूडेंट। जाह्नवी मुंह बनाते हुए राजवीर सर को देखते हुए कहती है, पनिशमेंट तो ऐसे दे रहे हैं जैसे मैंने इनकी इज्जत पर हाथ डाल दिया है। अगर मैंने वह किया तो पता नहीं वह दिन दूर नहीं जिस दिन मैं शायद इस कॉलेज में न रहूं। आरुष, जाह्नवी चिढ़ते हुए चारू, रुद्राक्षी को घूरते हैं और वहां बने ग्राउंड की दौड़ लगाने लगते हैं। वही चारू बार बार रुद्राक्षी से कहती है, क्या हम उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं? जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर उस बुक में रखते हुए सोते हुए कहती है, ये उनकी पनिशमेंट है और हमें किसी के लिए इतना दयालु नहीं होना चाहिए। जिस पर चारू कहती है, लेकिन वह हमारे फ्रेंड है, उनको सिर्फ हमारी मदद करनी थी।
जिस पर रुद्राक्षी हम कहते हुए उस ओर देखकर कहती है, कुछ समय के लिए दौड़ना सेहत के लिए हानिकारक है। चारू को समझ आ गया था कि इस समय उसका कुछ भी कहना व्यर्थ है। वही रूपाली आयशा जो कि सब कुछ छुपकर देख रही थी। वह चारू रुद्राक्षी को सही सलामत प्रिंसिपल के ऑफिस से बिना रोए निकलते देख गुस्से में आग बबूला हो जाती है। रूपाली अपने हाथ को कॉलेज की दीवार पर मारते हुए कहती है, आखिर यह हर बार कैसे बच जाती है। जिस पर आयशा कहती है, क्यों न दी आप रेहान कपूर से कोई हेल्प मांगो। जिस पर रूपाली आयशा को घूरते हुए कहती है, अभी रेहान को ये सब बताना ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ बातें जाना सही है, इसलिए तुम सिर्फ देखो मैं इस रुद्राक्षी की खूबसूरती का घमंड ईगो कैसे तोड़ती हूँ। वही जाह्नवी आरुष अब बहुत थक चुके थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि पैरों के तलबे जल रहे हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक बोतल दिखी जिसमें पानी था, जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर प्यास साफ नजर आ रही थी। वह बिना देखे दोनों उस पानी को पी लेते हैं और जैसे ही थैंक्स बोलने को सिर उठाते हैं, उनका मुंह बन जाता है। वह मुंह बनाते हुए कहते हैं, रुद्राक्षी तुम। जिस पर रुद्राक्षी उस बोतल को लेते हुए कहती है, इतने काफी है, अब तुम दोनों रेस्ट कर सकती हो। थोड़ी देर पहले जाह्नवी आरुष जो कि रुद्राक्षी को मन ही मन गाली और बुराई कर रहे थे, वह रुद्राक्षी की बात सुनकर उसको गले लगा कर कहते हैं, तुम बेस्ट हो, सबसे अच्छी प्यारी दोस्त हो। जिस पर चारू कहती है, और मैं। जिस पर जाह्नवी कहती है, हाँ तुम भी बहुत अच्छी हो, अब चले यार हॉस्टल में, आज बहुत थक गई हूँ। जिस पर रुद्राक्षी चारू भी हाँ कर देते हैं। वही आरुष भी कहता है, हाँ यार अब मैं भी चलता है अपने हॉस्टल, काफी लेट हो गया है। तारांकन, क्या रितेश सुधर जाएगा या फिर चलेगा रुद्राक्षी के खिलाफ कोई चाल। चाहे 18 रुद्राक्ष का आलसीपन और मूवी देखने जाना। रुद्राक्षी हॉस्टल पहुंची तभी उसे अपने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज मिला। पहले रुद्राक्षी ने व्हाट्सएप को बहुत ही लापरवाही से खोला, लेकिन उसने जब मैसेज पढ़े तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ये मैसेज रुद्राक्ष वंसल के द्वारा भेजा गया था, जिसमें लिखा गया था कि अगले संडे को वंसल परिवार के साथ फैमिली डिनर है, जिसमें हम दोनों को साथ में जाना है। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के मैसेज का जवाब कुछ शब्दों में देती है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना। दूसरी ओर से चुप्पी साध ली गई और कुछ देर में दूसरी ओर से एक संदेश फिर से आया, तारांकन, नारचो रेस्टोरेंट। जिस मैसेज को समझने में रुद्राक्षी को देरी नहीं लगी और उसने एक आज्ञाकारी एलिगेंट महिला की तरह जवाब दिया, ठीक है। जिसके बाद दूसरी ओर से कोई मैसेज नहीं आया। रुद्राक्षी को एहसास हुआ कि मिस्टर वंसल अब तक जा चुके हैं, जिसके बाद उसने लापरवाही से फोन एक तरफ फेंक दिया। लेकिन तभी फोन दोबारा बिप किया, लेकिन इस बार रुद्राक्षी ने उसे दोबारा देखने की जहमत नहीं उठाई। वही दूसरी ओर रुद्राक्ष जो कि अपने अपार्टमेंट में था, वह अपने हाथ में लिए फोन को बार बार घूर रहा था। वही उसके सामने बैठा इंसान शौर्य कुलकर्णी से रुद्राक्ष की हरकतें नहीं छुप सकी। शौर्य ने रुद्राक्ष के फोन पर हमला बोल दिया, जिसके लिए रुद्राक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शौर्य रुद्राक्ष के मैसेज पढ़ने के बाद अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी लिटिल वाइफ ने तुम्हें इग्नोर कर दिया। रुद्राक्ष जो कि शौर्य के द्वारा अपने और रुद्राक्षी के मैसेज पढ़े जाने पर वह थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन शौर्य के द्वारा रुद्राक्षी को लिटिल वाइफ के जाने पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े अलग हो गए। उसने अपने होठों पर शौर्य द्वारा कहे गए शब्द को दोहराया, लिटिल वाइफ, जिसे उसे अपने अंदर एक अलग एहसास और खुशी महसूस हुई। लेकिन जल्द ही उसकी खुशी जब गायब हो गई, जब उसके असिस्टेंट आकाश द्वारा रुद्राक्षी को उसके डैड के भाई की लड़कियों द्वारा तंग करने की कोशिश की गई। रुद्राक्ष ने इस बारे में सोचते हुए उसे याद आया कि उसकी वाइफ का शरीर कितना पतला है और उसकी बाहें बहुत नर्म है। ये सोचते हुए उसे लगा कि उसकी वाइफ बहुत कमजोर है, उसको कोई भी मोलेस्ट कर सकता है। ये सोचते ही उसने आकाश को देखते हुए कहा, तुम मिसेस वंसल के लिए गार्ड्स हायर कर दो जिसे उसे कोई चोट या तकलीफ न पहुंचा सके। आकाश जो कि कब से चिंतित में खड़ा था, वह अपने बॉस की बात सुनकर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, बॉस मैडम इतनी कमजोर नहीं है, वह 4 इंसानों को अकेले संभाल सकती है। आकाश की बात सुनकर जहां रुद्राक्ष अपनी लिटिल वाइफ के बारे में सोचने लगा, उसे लगा ये सब शायद मैक्सिको जैसे छोटे शहर के नैनीताल नगरी में रहने के कारण है। लेकिन उसकी प्रतिभा और आभा से ऐसा महसूस नहीं होता है कि रुद्राक्षी एक नैनीताल जैसी नगरी में पली बड़ी है। वही शौर्य शोकद होकर आकाश से पूछता है,
क्या ये मजाक है? जिस पर आकाश अपनी एक तीखी नज़र शौर्य पर डालते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं मैडम के बारे में झूठ बोलूंगा? जिस पर शौर्य कहता है, ऑफकोर्स कोई भी रुद्राक्षी की इस एबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर आकाश लैपटॉप में एक चिप लगाता है और कुछ देर अपनी उंगलियों को लैपटॉप की कीबोर्ड पर चलाकर उसको शौर्य को दिखाता है। वही शौर्य रुद्राक्षी को ऐसे इतनी आसानी से इतने लोगों से लड़ते देखकर उसकी आंखें फैल जागी है। वह रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? जिस पर रुद्राक्ष शौर्य को अपनी आंखें दिखाता है, जैसे कह रहा हो, तुमको क्या मरना है? जिसे समझते हुए शौर्य अपनी बोलती बंद कर लेता है। वही आकाश के चेहरे पर ऐसे इमोशन थे जैसे उसे अपनी मैडम पर गर्व है कि वह कोई नाजुक सी लड़की नहीं है जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वही दूसरी और रुद्राक्षी बेपरवाही से बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसके ऊपर चारू जाह्नवी लेटे हुए कहती है, क्या तुम भूल गई, आज हम मूवी देखने जाने वाले थे? जिस पर रुद्राक्षी अपनी आंखें बंद किए हुए उन दोनों का भार अपनी पीठ पर साधे हुए कहती है, हमारी मूवी टिकट आ चुकी है। रुद्राक्षी की बात सुनकर चारू जाह्नवी शोकद आवाज में कहती है, ये कब हुआ? हमें कैसे नहीं पता चला कि तुमने मूवी कौन सी देखनी है भी प्लान कर ली? जिस पर रुद्राक्षी उनके सवाल का जवाब न देते हुए कहती है, मूवी शुरू होने में 1 घंटा है, तुम दोनों को जो करना है वह जल्दी करो। रुद्राक्षी की बात सुनकर चारू जाह्नवी को एक बात समझ आ गई थी कि उसके साथ रह कर की रुद्राक्षी को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, इसलिए वह जल्दी से तैयार होती है और दोनों ने ब्लू लेंथ पेंट और व्हाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन पहना था जिसमें जाह्नवी चारू बेस्ट बेस्टी लग रही थी। दोनों ने हल्का सा अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ था। वह दोनों बहुत ही सुंदर क्यूट लग रही थी। फिर वह तैयार होकर रुद्राक्षी की तरफ देखती है जो कि अब भी आलसी की तरह बेड पर पड़ी हुई थी, जिसमें उसका हाथ कहीं पर और पैर कहीं पर था। ये देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चारू जाह्नवी रुद्राक्षी को उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्राक्षी देखो हम तैयार हो गए, अब तुम भी तैयार हो जाओ, सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। जिस पर रुद्राक्षी अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। जिस पर जाह्नवी रुद्राक्षी के सामने एक थैली करते हुए कहती है, ये पहनेगी तुम, हम लगेंगे बेस्ट बेस्टी। जिस पर रुद्राक्षी अपनी भौहें चढ़ाते हुए जाह्नवी के हंसते हुए चेहरे को देखती है। जब जाह्नवी रुद्राक्षी को खुद को ऐसे घूरते हुए देखती है तो उसका फिर से मुंह बन जाता है। वह चारू की तरफ देखती है जैसे कह रही हो, संभाल अब अपनी बड़ी बहन को। जिसे समझते हुए चारू उन कपड़ों को रुद्राक्षी को देते हुए क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, दी पहन लो ना। रुद्राक्षी उन कपड़ों को एक बार देखती है, फिर अपनी मुंह बोली बहन को देख कर अपने मन में कहती है, ये लिटिल गर्ल बहुत चालाक है, अपना क्यूट सा फेस बनाकर सारी बातें मनवा लेती है। लेकिन अब रुद्राक्षी कुछ कर भी नहीं सकती थी, वह पहले ही लिटिल गर्ल की मासूमियत में फंस चुकी है। रुद्राक्षी 2 मिनट में ही बाथरूम से कपड़े चेंज करके आ जाती है। वही चारू जाह्नवी रुद्राक्षी को इतनी जल्दी बाथरूम से निकलता देख चौंक जाती है। जाह्नवी अपनी चौंकते आवाज में कहती है, ये इम्पॉसिबल है, कोई लड़की 2 मिनट से कम समय में कपड़े कैसे बदल सकती है? जिस पर रुद्राक्षी अपनी भौहें उठाते हुए कहती है, क्या हम चले या तुम लोगों का जाने का प्लान नहीं है तो हम कैंसल कर सकते हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर जाह्नवी चारू को खींचते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आज हम फुल मस्ती करेंगे और मूवी एंजॉय करेंगे। रुद्राक्षी चारू जाह्नवी जैसे ही गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकलती है, उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसे देख जहां जाह्नवी चौंकते हुए कहती है, इतनी बड़ी कार ये हमारे सामने क्यों खड़ी है? जिस पर रुद्राक्षी बिना जवाब दिए कार में बैठे हुए कहती है, रुद्राक्षी के कार में बैठे ही जाह्नवी चारू भी कार में बैठ जाते हैं। ये गाड़ी वीबीएम होने की वजह से उसे चारों ओर से घूर कर देख रही थी, जैसे उन्होंने ऐसी कार पहली बार देखी है। लेकिन सच यही था, सी मेडिकल कॉलेज में कई अमीर लड़के और लड़कियां आती थी, लेकिन वह कभी भी ऐसी महंगी कार में नहीं बैठी थी। जाह्नवी को ऐसा लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया है और वह इस समय स्वर्ग में है, जहां पर उसकी इतनी महंगी कार में बैठने का सपना पूरा हो गया। वही कार कुछ देर ड्राइव होकर एक मूवी थिएटर के सामने कार रुकती है। रुद्राक्षी कार का गेट खोलकर बाहर निकलती है
जिसके पीछे से चारू जाह्नवी बाहर निकलती है, जिसके बाद उस लग्जरी वीबीएम कार का दरवाजा फिर से खुलता है। एक हैंडसम एलिगेंट इंसान उस कार से बाहर निकलता है। वह और कोई नहीं अक्षय सिंह राठौर था। उसकी प्रतिभा ऐसी थी कि जल्द ही उसने सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अक्षय रुद्राक्षी को ग्रिट करते हुए, उन्हें 3 टिकट देते हुए कहता है, बॉस आप मूवी को एंजॉय करें, मैं जब तक आप लोगों का इंतजार करता हूँ। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही जाह्नवी इतने हैंडसम इंसान को खुद के सामने देखकर कहती है, रुद्राक्षी तुम्हें इतना हैंडसम दिलावा कहाँ से मिला? क्या ये तुम्हारे डैड की वजह से है? जिस पर रुद्राक्षी कहती है, क्या तुम्हें वजह पसंद है? तुम उसे रख सकती हो। जाह्नवी रुद्राक्षी की बात सुनकर जाह्नवी खुद को शर्माने से नहीं रोक सकी। वह अपने चेहरे की लाली को छुपाते हुए कहती है, अगर मिस्टर सिंह गुप्ता मेरे नहीं हुए तो मैं इस बारे में जरूर सोचना चाहूंगी। वही अक्षय रुद्राक्षी को ऐसे खुद को किसी और के लिए किसी सामान की तरह ऑफर करने पर थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन उसे जल्द ही जाह्नवी की बातों ने चकित कर दिया। अक्षय जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक देखता है, जो कि अभी रुद्राक्षी जितनी सुंदर तो नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ इतनी सुंदर थी कि उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाता। वही जाह्नवी बेशर्मों की तरह अपनी शर्म छोड़कर अक्षय की ओर देखती है, जिसे अक्षय को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि सामने खड़ी लड़की उसकी इज्जत इन आंखों से ही लूट लेगी। तभी उसके फोन की रिंग बजती है। वह कॉल अटेंड करता है, जिसके बाद दूसरी ओर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह फोन कट करके रुद्राक्षी से कहता है, बॉस मुझे अर्जेंट कैश आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर में हाँ हिला देती है, जैसे वह जाने की इजाजत दे रही हो। अक्षय के वहां से चले जाने के बाद रुद्राक्षी मूवी देखने के लिए उस थिएटर में प्रवेश करती है। वही चारू जाह्नवी को खींचते हुए कहती है, वो हैंडसम इंसान जा चुका है, अगर तुम 1 मिनट और यहाँ रुकी तो मैं अकेले ही रुद्राक्षी दीदी के पीछे चली जाऊंगी। जिस पर जाह्नवी उसके साथ चलने लगती है। जैसे ही रुद्राक्षी भीड़ में शामिल होती है, वह अपना चेहरा सिर पर लगाए टोपी से कवर कर लेती है, जिसे उसका एलिगेंट खूबसूरत चेहरा किसी को साफ नहीं दिखता है। वह तीनों जाकर आगे की सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में वह मूवी शुरू होती है, जो कि एक रोमांटिक मूवी थी, जिसे देखकर जहां जाह्नवी चारू खुश होते हुए कहती है, ये मूवी कितनी अच्छी है, तुम्हारी चॉइस बेस्ट है। वही रुद्राक्षी को ऐसी चीजों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखने वालों को लगता है रुद्राक्षी सो रही है, लेकिन सच्चाई सिर्फ रुद्राक्षी जानती है, जिसे मेसोफोबिया जैसी बीमारी थी। ये बीमारी उसे इस जन्म में गिफ्ट में मिली थी, जिसे उसे अभी तक छुटकारा नहीं मिला था। ये बीमारी समय के साथ और बढ़ती जा रही थी। तारांकन आखिर क्या जाह्नवी चारू अपनी हरकतों से बदल पाएगी? रुद्राक्षी की सुनी दुनिया को प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर 19 रुद्राक्षी की लिटिल सिस्टर का सच। रुद्राक्षी चारू जाह्नवी मूवी देखने के बाद बाहर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। वही रुद्राक्षी का मूवी को देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन उसे अपनी मुंह बोली बनाई बहन के प्यार में उस सिनेमाघर में रुकना पड़ा। रुद्राक्षी ने तभी अपना मैसेज बॉक्स खोला, जो कि कुछ घंटा पहले भेजा गया था, जो कि मिस्टर वंसल के द्वारा भेजा गया था, जिसमें अगले वीकेंड पर परिवार से मिलने का पता था। रुद्राक्षी को महसूस हुआ कि सामने वाला इंसान उसके द्वारा मैसेज न करने पर नाराज न हो जाए, लेकिन फिर रुद्राक्षी अपने सवाल का खुद जवाब देते हुए कहती है, यह शादी सिर्फ नाम की है। रुद्राक्षी, तुम्हें इस रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम उसके साथ अच्छा बिहेव इसलिए कर रही हो कि पिछले जन्म में मिस्टर वंसल ने मेरी जान बचाई और कुछ नहीं है। तभी रुद्राक्षी के पीछे से एक आवाज आई। रुद्राक्षी ने मुड़कर देखा कि यह कौन है। उसकी आंखें तुरंत कोल्ड हो गई। आयशा। रुद्राक्षी शर्मा मेंशन में और कॉलेज के बाहर उनकी मुलाकात कुछ खास नहीं हुई थी, लेकिन रुद्राक्षी अपने पूर्णजन्म के बाद आयशा को देखने के बाद रुद्राक्षी को लगा वह उसे और उसके साथ खड़े इंसान को नफरत से ही मार डालेगी। वही चारू जब उसका ध्यान उस ओर जाता है तो उसके मुंह से निकलता है, राहुल। रुद्राक्षी, जो कि आयशा के साथ खड़े इंसान को मारने के इरादे से घूर रही थी, वह चारू के मुंह से राहुल का नाम सुनकर थोड़ी चौंक जाती है। वही चारू राहुल के पास आकर कहती है, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमको बहुत मिस किया।
मम्मा डैडी ने भी तुमको घर पर आने के लिए कहा है। राहुल जो कि प्यार से आयशा को देख रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाते हैं। वह चारू से रूड आवाज में कहता है, तुमसे कितना बार कहा है, तुम सभी के सामने मुझसे मत बोला करो। मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की को मेरे साथ देख कर लोग बातें बनाएंगे। चारू जब राहुल की बात सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वह रोते हुए कहती है, राहुल मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जिस पर राहुल कहता है, मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। हमारी शादी बचपन में तय हुई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं सिर्फ आयशा से प्यार करता हूँ। आयशा जो कि अपने चेहरे पर विलेन स्माइल लेकर हंस रही थी, वह राहुल को ऐसे चारू के सामने खुद लिए अपना प्यार इजहार करते देख खुश हो जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर इनोसेंट और नाराजगी के भाव लाते हुए कहती है, राहुल मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अपनी दोस्त के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। चारू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के मंगेतर हो। जिस पर राहुल एक नज़र गुस्से की चारू पर डालता है और फिर आयशा से बात करते हुए कहता है, माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हाँ करने का। चारू जो कि राहुल से बहुत प्यार करती थी, वह अपने सामने ऐसे अपनी फ्रेंड को प्रपोज करते देख जैसे सदमे में चली जाती है। चारू पैनिक करते हुए कहती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं ठंड में कपड़े धोती हूँ, तुम्हें सर्दी न लगे इसका ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे लिए हॉकी के सभी प्लेयर्स का ध्यान रखती हूँ, तुम जो कहते हो वही करती हूँ, फिर तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो। राहुल चारू को खुद से दूर करते हुए कहता है, मैं नहीं कहता हूँ तुम ये सब करो, तुम खुद अपनी खुशी से करती हो। स्कूल में भी तुम ही थी जो शुरू से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मेरे कितने मना करने के बाद भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती हो। चारू की आंखें अब रोने की वजह से दर्द करने लगी थी और उसका चेहरा ज्यादा मेकअप करने की वजह से गंदा लग रहा था। वही जाह्नवी चारू को शमलाते हुए कहती है, राहुल तुम चारू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर तुम आयशा से इतना ही प्यार करते हो तो क्यों न तुम अपने मम्मी पापा से बात करके इस मंगनी को तोड़ते हो। राहुल जाह्नवी की बात सुनकर उसका चेहरा काला पड़ जाता है। आखिर वह इस मंगनी को कैसे तोड़ सकता है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसे रस्तों की फैमिली प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाएंगे। वही आयशा जब बात बात को आगे दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए देखती है तो वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहती है, रुद्राक्षी मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मिस्टर वंसल के साथ डेट पर आए हो। रुद्राक्षी जो कि पहले से ही बहुत गुस्से में थी, वह आयशा की बात सुनकर और गुस्से में आ जाती है। वह गुस्से में थप्पड़ आयशा पर लगा देती है, जिसके लिए आयशा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि उसने सभी के कानों को सुन्न कर दिया। वही आयशा इस समय अपने गाल पर हाथ रखे हुए गुस्से से रुद्राक्षी को देख रही थी। आयशा को लगा जैसे वह अभी कुछ भी बोलेगी तो उसके दांत कहीं न गिर जाए। आयशा को अपने चेहरे पे इतना दर्द हुआ कि उसे रोने पर मजबूर कर दिया। आयशा की कितने भी कंट्रोल करने के बाद भी उसके आंसू उसकी आंखों से लुढ़कते हुए चेहरे पर आ गए। राहुल जल्द ही आयशा के चेहरे के मुंह के कोने से खून साफ करता है और उसके गोरे गाल पर रुद्राक्षी के हाथ की उंगलियां छपी देख उसका गुस्सा आसमान छू जाता है। वह रुद्राक्षी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की। जिस पर रुद्राक्षी उसके चेहरे पर भी एक थप्पड़ धरते हुए कहती है, ऐसे हुई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के साथ ये सब करने की। आयशा को जल्द ही कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वह अपने आप को संभालते हुए रुद्राक्षी से कहती है, रुद्राक्षी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर रुद्राक्षी कहती है, तुम होती कौन हो मेरे और मिस्टर वंसल की पर्सनल बातों पर कुछ भी पूछने वाली। तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि अपनी फ्रेंड के फियांसों के साथ नाजायज संबंध रखती हो। चारू जरूर भोली हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। मुझे साफ दिख रहा है कि एक लड़की जब किसी लड़के का हाथ ऐसे पब्लिकली ऐसे क्लोज हो रही है। आयशा अपनी हकीकत को ऐसे रुद्राक्षी के मुंह से सुनकर उसे डर लगता है कि कहीं चारू को उस पर शक न हो जाए, इसलिए बात को बीच में रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्राक्षी हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। जैसे चारू है और तुम मेरी बहन हो, ऐसे तुम्हें हम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
ये आपको शोभा नहीं देता है। रुद्राक्षी ने उसकी ओर कोल्डनेस से देखा और जवाब दिया, ये सही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना रिलेशन एक्सेप्ट करने में इतनी डरोगी। पिछले जीवन में रुद्राक्षी अरोगेंट थी और उसने कभी भी आयशा पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे राहुल और आयशा के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने दर्द का एक और पन्ना सामने खुल गया है। वह था चारू शिखावत फैमिली की बेटी, जो वाकई में उसकी सगी बहन थी। ये बात रुद्राक्षी को अपने पिछले जीवन में कभी पता नहीं चली थी। रूपाली आयशा ने उसके मन में खुद की बहन के लिए इतनी नफरत भर दी थी कि खून के रिश्तों को भी वह अपना न सकी। उसे वो दिन आज भी याद है जब उसने न्यूज़ में पढ़ा था कि रस्तोगी परिवार की बहू, जो कि शिखावत परिवार के कैलाश शिखावत की दूसरी वाइफ की बेटी थी, उसने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। जब ये न्यूज़ रुद्राक्षी ने सुनी तो वह सुन्न पड़ गई थी। आखिर उसने इसी मेडिकल कॉलेज की दूसरी फील्ड, जिसमें एक्टिंग और कई चीज़ों की पढ़ाई फैसिलिटी पर होती है, तब उसने कई बार आयशा को राहुल रस्तोगी के साथ देखा था, लेकिन उस समय उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी लिटिल सिस्टर की मौत की जिम्मेदार आयशा और राहुल ही थे। उसने पिछले जीवन में अपनी बहन को कभी एक बड़ी बहन का सुख और खुशियां नहीं दी थी। उसकी बहन तो उसे भी ज्यादा भोली थी। जब उसे अपनों की साथ की जरूरत थी, उस समय वह उसके साथ नहीं थी। रुद्राक्षी को ऐसा एहसास हुआ कि उसकी लिटिल सिस की जिंदगी और खुद की जिंदगी एक ही नाव में सवार है। बस फर्क इतना है, उसकी जिंदगी को खत्म करने वाली इंसान रूपाली है, वही उसकी बहन की जिंदगी को खत्म करने वाली औरत आयशा है। हाँ, रुद्राक्षी ने मजाक उड़ाया। उसने राहुल की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत हैंडसम और रिच हो, जिसे चारू तुमसे प्यार करती है? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आरुष तुमसे ज्यादा हैंडसम है और अमीर फैमिली से तुम्हारा स्टेटस उसके सामने जीरो है। चारू, जो कि अभी भी रो रही थी, उसने रुद्राक्षी की ओर देखा। वही रुद्राक्षी की नज़र भी उस ओर गई। उन 4 लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि रुद्राक्षी ने आरुष का नाम इस जगह क्या राहुल की हैसियत दिखाने के लिए लिया, या फिर बात कुछ और है। लेकिन राहुल रुद्राक्षी को बहुत गुस्से से देख रहा था। उसे लग रहा था उसके सामने खड़ी लड़की उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल भी समय आने पर उसके थप्पड़ का जवाब जरूर देगा। लेकिन फिर हंसते हुए कहता है, रुद्राक्षी शर्मा, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड की ओर एक बार देखना चाहिए, जो कि इतनी बदसूरत है कि उसे कोई सड़क पर खड़ा भिखारी भी शादी न करे? रुद्राक्षी गुस्से से राहुल को घूरते हुए कहती है, इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होगा, तुम देख लेना। जिस पर आयशा को हंसी आ जाती है, लेकिन वह अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है, रुद्राक्षी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतना विश्वास अपनी फ्रेंड पर होना सही है? जिस पर रुद्राक्षी कहती है, तुम्हारी तरह वो बदसूरत नहीं है। हंसली बदसूरत लड़की तुम जैसी लड़की को कहते हैं। चारू को ऐसा लगता है कि उसे अपनी जान ही दे देनी चाहिए। आखिर उसकी मुंह बोली बहन उसको अच्छा फील कराने के लिए और उसके लिए भिड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सच तो चारू भी खुद जानती है। चारू को खुद भी यही लगता है कि वह बदसूरत है, इसलिए राहुल उसकी जगह आयशा को पसंद करता है। इसलिए वह एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। वह आते हुए टेम्पो को रुकवा कर उसमें बैठ जाती है। चारू को ऐसे जाते देख जाह्नवी रुद्राक्षी को उसकी फिक्र होने लगती है। वह जैसे ही चारू के पीछे जाने को होते हैं, तभी रुद्राक्षी के कानों में राहुल के हंसने की आवाज आती है, जिस पर रुद्राक्षी पीछे मुड़कर ठंडी निगाहों से उसे घूरती है, जिसे देख राहुल थोड़ा डरने का नाटक करते हुए कहता है, रुद्राक्षी शर्मा, तुम्हारा ये थप्पड़ की गूंज तुम्हें भी बहुत जल्द सुनाई देगी और ऐसी देगी कि तुम पछताव करोगी कि मैंने क्यों राहुल रस्तोगी से पंगा लिया। जिस पर रुद्राक्षी सरकेस्टिक स्माइल करते हुए कहती है, वेट एंड वॉच मिस्टर राहुल रस्तोगी। राहुल को रुद्राक्षी का लहजा थोड़ा कोल्ड लगता है, जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी में भी ठंडक पहुंचाने के लिए काफी थी। तारांकन, आखिर चारू क्या जान पाएगी कि रुद्राक्षी का उसे क्या रिश्ता है, और आखिर चारू गुस्से में कहाँ गई है। च20 चारू ने की खुद खुशी करने की कोशिश। रुद्राक्षी जाह्नवी जैसे ही चारू के पास पहुंचती है, उनकी एक चीख निकल जाती है। तारांकन, चारू। चारू इस समय एक विशाल पूल के किनारे पर खड़ी हुई थी, जिसके नीचे समुंदर था। अगर चारू वहां से कूदने वाली है तो उसका अंजाम ये होगा
कि उसे समुद्र में मौजूद मगरमच्छ खा जाएंगे या फिर उसे भयानक चोट भी लग सकती है। इस ख्याल से रुद्राक्षी का चेहरा काला पड़ गया। आखिर वह इस बार अपनी बहन को नहीं खोना चाहती है। रुद्राक्षी ने अपने मन में राहुल आयशा के लिए और नफरत महसूस की, जिसमें उसकी आंखें उन दोनों को जान से मारने के इरादे से भर गई। जाह्नवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, चारू एक बार आंटी के बारे में सोचो, उनका क्या होगा। वह आपसे कितना प्यार करती है। चारू जो कि कूदने के लिए तैयार थी, वह अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। इस समय चारू के आंखों में आंसू थे। वह आंख बंद करके अपने पैर को आगे बढ़ा देती है, लेकिन उसे जल्द ही महसूस होता है कि किसी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया है। वह जब आंखें खोलकर देखती है तो उसकी आंखों के सामने आरुष का चेहरा आ जाता है। आरुष को अपने सामने देखकर वह चौंक जाती है। उसके दिमाग में बार बार रुद्राक्षी की कही हुई बातें ही घूम रही थी। वह आरुष को अपनी आंखें चौड़ी करते हुए देखती है, कहीं उसका कोई बहम तो नहीं है। लेकिन उसका ये बहम जल्द ही टूट जाता है जब उसके कानों में आरुष की आवाज पड़ती है। आरुष चारू को डांटे हुए कहता है, हे तुम क्या पागल हो गई थी जो ये करने जा रही थी? क्या तुमने अपने भाई बहन माता पिता के बारे में नहीं सोचा? चारू आरुष की डांट सुनकर जैसे होश में आती है। वह होश में आते ही फिर से रोने लगती है। वह रोते हुए आरुष की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं उनकी अच्छी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तो उन्होंने मेरी शादी राहुल से फिक्स कर दी, जो कि मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं औरों की तरह सुंदर ब्यूटीफुल सेक्सी हॉट लड़की नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। आरुष जो कि अभी गुस्से में चारू को डांट रहा था, वह चारू की बात सुनकर मुस्करा देता है और वह मुस्कराते हुए चारू के चश्मे को ठीक करते हुए कहता है, किसने कहा तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और सबसे अच्छी, इसलिए लोगों की बात पर ध्यान मत दिया करो। और राहुल वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है। तुम तो किसी ऐसे लड़के को डिजर्व करती है जो कि वो तुम्हारी इज्जत करता हो, इसलिए ऐसी छोटी बातों पर ऐसे रोया और मरने की बात नहीं करते हैं। आए बात समझ में तुम्हारी? जिस पर चारू अपनी नाक को बच्चे की तरह पोंछते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही रुद्राक्षी जाह्नवी इतना डर गए थे। वह जैसे ही चारू को बचाने आने वाले थे, वह अचानक चारू की मदद एक लड़के को करते देख चौंक जाते हैं। लेकिन जल्द ही वह दोनों आरुष को पहचान लेती है। रुद्राक्षी जाह्नवी का हाथ पकड़कर चारू के पास जाने से रोक लेती है। एक बार तो रुद्राक्षी का ऐसे हाथ पकड़ने से जाह्नवी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वह रुद्राक्षी की आंखों का पीछा करती है तो उसकी नज़र भी चारू आरुष पर जाती है, जो कि एक दूसरे की बाहों में थे। जहां आरुष चारू के लिए गए फैसले से बहुत नाराज लग रहा था, रुद्राक्षी जाह्नवी का हाथ छोड़कर चारू की ओर बढ़ जाती है, जिनके पास पहुंचकर जाह्नवी खांसने का नाटक करती है, जिसे वह दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आरुष चारू को सावधानी से खड़े करता है। रुद्राक्षी अपनी नम आंखों से आरुष को थैंक्स बोलती है, जिस पर आरुष कहता है, रुद्राक्षी इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है? तुम लोग तो मेरे दोस्त हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है अपने दोस्त की गलती पर उसकी मदद कर उसे सच से रूबरू कराने का। रुद्राक्षी आरुष की बात सुनकर उसकी इज्जत रुद्राक्षी की आंखों में और बढ़ जाती है। उसे मिस्टर रॉय की परवरिश पर गर्व महसूस होता है, जिन्होंने आरुष सनाया को इतने उच्च संस्कार दिए, जिनके दिल में सदैव सभी के लिए प्यार मोहब्बत अपनापन है, नफरत की कोई वजह नहीं होती। तभी वहां पर सनाया आ जाती है और वह आरुष से कहती है, अरे आरू तुम कहाँ मुझे ऐसे गाड़ी में अकेला छोड़कर यहाँ आ गए? जिस पर आरुष बात को छुपाते हुए कहता है, वो सनाया दी, मैंने इन सभी को यहाँ एंजॉय करते देखा तो मैं यहाँ आ गया। चारू और बाकी सभी लोग आरुष की तरफ देखते हैं, जैसे वह सोच रहे हो आखिर क्यों वह सनाया से सच को छुपा रहा है। वही रुद्राक्षी की इस समय अलग थी। शायद उनका चेहरा जो दिखता है वह नहीं है। हर इंसान की जिंदगी के दो पहलू होते हैं, जिसमें इंसान कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं तो कुछ लोगों के लिए बुरे। लेकिन रुद्राक्षी सोचती है कि आरुष जैसा पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड से है और उसका भी हम लोगों के लिए ये पहला पहलू है जिसमें वह अच्छा है। जिस पर सनाया मुस्कराते हुए कहती है, फिर मुझे भी बताओ क्या प्लान है? आज का मैं भी मस्ती करना चाहती हूँ। जिस पर आरुष सनाया की बात को बीच में रोकते हुए कहता है,
सनाया दी, मुझे आपको घर छोड़कर हॉस्टल भी आना है, हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। जिस पर सनाया आरुष के गालों को खींचते हुए कहती है, अच्छा ठीक है। आरू पर ये रोनी सी शक्ल न बना, जिस पर आरुष चारू को मुस्कराते हुए बाय बोलता है, जिसके बाद जाह्नवी रुद्राक्षी को और सनाया भी बाय बोलती है, उन तीनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। उसके बाद आरुष सनाया को अपनी कार में बैठाकर वहां से चला जाता है। वही चारू जाती हुई कार को पीछे से देखती है। वही जाह्नवी चारू को गले लगा कर रोते हुए कहती है, पागल लड़की, तुम उस कमीने के लिए अपनी जान देने वाली थी, जो कि तेरे मरने के बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी दूसरी लड़की के साथ जी सके। रुद्राक्षी भी चारू से नाराज होते हुए कहती है, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? जो इंसान को तेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तुम हम सबको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो रही हो। तुम्हारी इसी विकनेश का लोग फायदा उठाते हैं और वह लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीते हैं। चारू, एक बात हमेशा याद रखना, वह जो तेरा है वह किसी के लिए भी मत छोड़ना। अगर तुझे लगता है कि राहुल तुम्हारा है और तुम्हारा मंगेतर बने के लायक है, तो उस आयशा को उसकी जिंदगी से निकाल फेंको और राहुल के सामने एक मजबूत महिला की तरह खड़ी रहो, जिसे उसे समझ आ सके कि दो नाव में पैर रखना कितना खतरनाक है। चारू रुद्राक्षी की बातों को सुनकर उसको अपने अंदर एक अलग सी उत्साह महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि वह कितनी गलत थी। वह हमेशा ऐसे कमीने इंसान के पीछे भागती रही जिसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। उसके लिए उसने एक नौकर की तरह काम किया। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पीछे छोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हॉस्टल के कई लड़के उसे राहुल की नौकरानी समझने लगे। राहुल ने हमेशा इस सच को सी कॉलेज के हर एक व्यक्ति से छुपाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सभी उसे बदसूरत और कई नामों से बुलाने लगे। लेकिन अब बहुत हुआ, अब वह उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देगी जो उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। अभी इस समय चारू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा फील करती है। वह रुद्राक्षी जाह्नवी के गले लगकर अपनी गलती फील भरी आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा कदम उठाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। वह राहुल रस्तोगी कभी मेरे लायक नहीं था और न है। मैं मम्मा से इसके बारे में बात करूंगी। रुद्राक्षी जैसे ही चारू के मुंह से मम्मा शब्द सुनती है, उसकी कानों में सिर्फ एक नाम गूंजता है, सुरभि, जो कि रुद्राक्षी चारू दोनों की मां का नाम था। लेकिन रुद्राक्षी के मन में सवाल ये था कि क्या मैं उसके बारे में भी एक वर्ड सुनना चाहती हूँ? तो जिसका जवाब था बिल्कुल भी नहीं। वह उस नाम और उस औरत से बहुत नाराज थी, जो कि उसे और उसके पापा को छोड़कर चली गई। ऊपर उसने उसकी बहन को उसे अलग कर दिया। रुद्राक्षी खुद की ही उलझन में थी। अगर उसकी माँ चारू के बदले उसे चुनती तो क्या उसके दिल में अपनी माँ के लिए नाराजगी होती? जिसका जवाब था न। आखिर वह सब उसके साथ हुआ है। शायद वह सब उसकी बहन के साथ शर्मा हाउस में होता और इस जगह आज चारू खड़ी है, उस जगह शायद मैं खड़ी होती। रुद्राक्षी जल्द ही एक फैसले पर पहुंची। शायद ये सब उसके नसीब में लिखा हुआ था, लेकिन इस बार उसे अपने साथ कई औरों की भी जिंदगी बदलनी है, जिसमें से एक इंसान है उसकी बहन चारू, जिसको राहुल के खिलाफ करना, जिसे वह उसके चंगुल से निकल सके। वरना ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम वही होगा जो कि पिछले जन्म में हुआ था। पिछले जन्म में चारू को राहुल आयशा द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया था कि आखिर में उसने रस्तोगी मेंशन में आत्महत्या कर ली। ये सब रुद्राक्षी को पेपर में छुपी न्यूज से पता चला था, जिसमें उसकी मौत का खुलासा 10 साल बाद हुआ था, जिसमें उसकी मां के दूसरे पति कैलाश शेखावत और उसके बेटे ने चारू को इंसाफ दिलाया, जिसके कुछ दिनों बाद उन सभी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। लेकिन इस बात का सच कुछ दिनों बाद रुद्राक्षी को पता चला कि उनकी मौत की गई है। ये सच जब पता चला जब रेहान कपूर उसे छोड़कर चला गया था। जब वह ये बात जानने के लिए उसके घर में गई थी, तब उसने रूपाली रेहान को एक बिस्तर पर हमदम होते हुए देखा था। लेकिन उस समय उन दोनों के बीच हो रही बातों को सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसलिए उसने उन दोनों की बात को रिकॉर्ड कर लिया था और उस दरवाजे को फिर से लॉक करते हुए वहां से रोते हुए चली गई। जिसके बाद उसने फैसला किया कि वह इन लोगों का सच दुनिया को बताकर ही रहेगी, जिसकी वजह से उसने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ और बहन के परिवार को भी नहीं छोड़ा था। लेकिन उस समय उसके गेम की लॉन्चिंग होने वाली थी और अपनी असली पहचान दुनिया
के सामने बताने वाली थी। उसके प्लान उस समय अलग थे, लेकिन उसे पहले ही उसकी मौत हो गई, जो कि नकाबपोश इंसानों ने कर दी थी, जिसे वह अपनी मां के सेकंड परिवार को इंसाफ नहीं दिला सकी थी। वही चारू जाह्नवी को अचानक अपने पास का तापमान गिरता हुआ महसूस होता है। वह दोनों रुद्राक्षी से अलग होते हुए कहती है, यार यहाँ पर बहुत ठंड हो गई है, चलो। रुद्राक्षी उनकी बातों से होश में आती है और उसे एहसास होता है कि उसकी आंखें गुस्से से जल रही है, इसलिए खुद को रिलैक्स कर कहती है, चले। वह जैसे ही 2 कदम आगे रखती है, उसके सामने एक कार BMW आकर रुकती है, जिसे देखते ही रुद्राक्षी समझ आ जाती है ये किसकी कार है। वह उसमें बैठ जाती है, जिसके साथ ही चारू जाह्नवी आकाश रुद्राक्षी को ग्रीट करता है और कार को सी मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ा देता है। क्या रुद्राक्षी कर पाएगी अपनी बहन को राहुल आयशा के सामने लड़ने के लिए मजबूत? प्लीज गाइस, दिस इज माय फर्स्ट चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।